स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस यस। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ईजीएस को कवर कर लिया था। आई होप आप में से कई लोग थे भी। आई थिंक चंदन जी थे, संजीत जी थे, बाकी रोहित जी तो चले गए थे। आपने आपने अटेंड नहीं किया था ना? दीपक और नवीन, आप लोगों ने अटेंड नहीं किया था। नहीं सर, सर मैंने मैंने देखा था क्लास आपने देख लिया। इंस्टाग्राम का जो पेज बनवाया था उसमें नाम ऐड किया था सर, देखा था मैंने। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो देख लिया ना? चलिए फिर ठीक है। अब उसी के आगे कवर करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक मिनट। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे एक नोट यहाँ से डेटा डॉट जेसन ऐड करवाया था, जिसमें मैंने आप में से जितने लोगों का मुझे नाम याद था। ठीक है, यहाँ संजय नहीं संजीत जी थे, मुझे उनका नाम संजय याद आया तो मैंने लिख दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रैंडम मैंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली हमारा जो डेटा आएगा जिसको हम यूज कर रहे होंगे वो डेटाबेस से आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस कोई कवर नहीं किया हुआ है। तो उसके वजह से अभी के लिए मैंने एक रैंडम ऐसे ही एक कुछ डेटा क्रिएट कर लिया है जिसका हम लोग यूज करेंगे। हमने बताया ना, ईजीएस में जो भी हम अपना रिस्पॉन्स रेंडर करा रहे होंगे, ठीक है, वो डेटाबेस से आ रहा होगा। ठीक है, वो रैंडमली हम नहीं क्रिएट कर रहे होंगे, वो डेटाबेस से आ रहा होगा। तो अब उसे अगर डेटाबेस से कोई डेटा आ रहा है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, डेटा हम कैसे भेजेंगे ईजीएस के पास और वो उसका यूज करेगा। ठीक है, और भी कई चीजें हैं जो आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं इसे सेंड कर दूंगा फाइल को, बट मेरे ध्यान से बिल्कुल निकल गया और आज मैं क्लास लेने जा रहा हूँ तो मुझे याद आया अभी अभी। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। अभी मैं इसको सेंड कर दूंगा, आज पक्का मैं इसको सेंड कर दूंगा। जितना भी ये पूरा ईजेएस का है, ये मैं इसे आज जिप फाइल में कन्वर्ट करके आपके पास पूरी फोल्डर सेंड करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए ये मैंने डेटा डॉट जेसन नाम का जो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया है। इसमें रैंडम डेटा मैंने लास्ट क्लास में ही आपको दिखाया था कि मैं नोटपैड से इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं इस फाइल को रिक्वायर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में इसको, जहाँ पे मैंने ये इंस्टाग्राम राउट बनाया था ना, वहीं पे मैं इसको ले आता हूँ और देन हम उसका यूज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। फिलहाल लास्ट क्लास में मैंने जितना किया था, एक बार सर्वर चेक कर लेते हैं कि सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है, वो चीज़ सही है, कुछ गलती तो नहीं हुई है, कोई चेंजमेंट तो नहीं हुआ है। एक बार हम सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आप सिंपली नोटमॉन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ऑटो करेक्ट कर, मतलब कि ऑटो स्टार्ट कर देगा अगर कोई भी चेंजमेंट होगा तो। ठीक है, हमारा जो सर्वर था वो लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है। ठीक है, और स्लैश फॉरवर्ड स्लैश इंस्टाग्राम स्लैश चंदन नाम से मैंने बनाया हुआ था, तो ये बेसिकली मेरा चल रहा है। ठीक है, अब इस पेज को जो भी मैंने बनाया हुआ है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था। मैंने रैंडम कुछ चीज़ें उठाई थी और मैंने डाल दिया। बट अब मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने वाला हूँ। एक छोटा सा रैंडम डेटा बनाया हुआ है, उससे डेटाबेस से हम लोग डेटा को लेंगे। बेसिकली वो डेटाबेस नहीं है, मैंने एक फाइल में कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है। ठीक है, उसको हम अपने इस इंडेक्स डॉट जेएस पे लेंगे। इसी सिमिलर तरीके से हम लोग डेटाबेस से भी डेटा ले आ रहे होंगे, जो हम फॉर्मेट यूज करने वाले हैं उसी तरीके से एक तरीके का डेटाबेस से भी डेटा आएगा। यूज वैसे ही हम लोग कर रहे होंगे। तो अभी के लिए ये जो हमने फॉलोवर्स यहाँ पे बनाया था, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखना, डेटा डॉट जेसन से मुझे अपने इस इंस्टाग्राम वाले राउट पे अपना उसका डेटा लेके आना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है कि किसी दूसरे फाइल से हम डेटा को, मतलब उस फाइल्स के जितने भी चीज़ें होती हैं, जितना भी मॉड्यूल्स होता है, वो सबको हम अपने किसी दूसरे फाइल्स में जिसमें हमें उसकी नीड होती है वो हम कैसे ले आते हैं। मैंने दो तरीके बताए थे, या तो आप इंपोर्ट कर लो या तो आप रिक्वायर कर लो। बेसिकली हम यहाँ पे रिक्वायर ही कर रहे थे, तो मैंने कहा था एक चीज कोई करना है तो वो हर जगह करना है। आपने रिक्वायर का यूज किया हुआ है तो हम रिक्वायर ही करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इंस्टाग्राम जो डेटा है, इंस्टा डेटा या इंस्टाग्राम या इंस्टा डेटा, आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, इंस्टा डेटा को हम रिक्वायर करते हैं और सिंपली मैंने बताया था किस तरीके से क्या फॉर्मेट लिखा जाएगा रिक्वायर करने के लिए, मतलब रिक्वायर कैसे हो पाएगा।
तो मैंने बताया था जब भी आप रिक्वायर कर रहे हो तो आपको सिंपली या तो डबल स्लैश या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है, डबल क्वेट्स या सिंगल क्वेट्स के अंदर। ठीक है, देन आपको एक डॉट लगाना है। ठीक है, ये बता देगा, इस डॉट का ये मतलब होता है कि आप करंट डायरेक्टरी से कुछ उठाने वाले हो। करंट डायरेक्टरी हमारी ईजीएस क्लास है, उस डायरेक्टरी के अंदर आप जाओगे। देन उसमें एक फाइल है डेटा डॉट जेसन नाम की, उसको आप रिक्वायर करना चाहते हो। डेटा डॉट जेसन नाम की ये फाइल है। ठीक है, इस करंट डायरेक्टरी जो कि हमारे वर्किंग डायरेक्टरी ईजेएस क्लास है, इसके अंदर एक डेटा डॉट जेसन नाम की फाइल है। इस पॉइंट और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब यही है कि आप करंट डायरेक्टरी के इस डेटा डॉट जेसन नाम नाम वाली फाइल को आप रिक्वायर करना चाहते हो, और जैसे ही आप इसके पर हवर करोगे वो आपको पूरे डायरेक्टरी जो भी है वो उसको शो कर देगा कि आप सी ड्राइव के बैकएंड फोल्डर के अंदर ईजेएस क्लास के डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हो। डेटा नाम की एक फाइल है, आप उसे एक्सेस करना चाहते हो। तो हमें पता है कि हमारा इंस्टा डेटा आ गया। ठीक है, चलिए, अब ये इंस्टा डेटा हमारे पास आ चुका है। आप अभी के लिए अगर चाहो, अगर आपका मन करे, तो आप इंस्टा डेटा को कंसोल डॉट लॉग करा के भी देख सकते हो। कंसोल डॉट लॉग कराओगे, इंस्टा डेटा आपका जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इंस्टा डेटा। ठीक है, और हमारा सर्वर क्योंकि स्टार्ट है, हम इस पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसका डेटा हमारे पास आएगा। लेकिन एक अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फिर मुझे यूजर नेम भी यहाँ पे पास करना है। तो एक काम करते हैं, यूजर नेम तो क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम है। एक मिनट, ये जो आएगा इसको भी मैं एक मिनट करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे एक पर्टिकुलर नेम से उसका एक्सेस करना है। उस मैं एक प्रॉपर नेम डालूंगा, इंस्टाग्राम फॉरवर्ड स्लैश, फिर यूजर नेम मुझे पास करना है। यूजर नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डेटा में रैंडम 3 लोगों का नाम इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें एक है चंदन जी। ठीक है, जिस चंदन नाम से एक है, उनके फॉलोवर्स है, फॉलोइंग है, और उन्होंने कुछ पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारी चीजें पोस्ट के अंदर इमेज है, एंड लाइक्स और कैप्शन उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरीके से बाकी एक संजय जी का डेटा है, उसके अंदर भी नेम है, फॉलोवर, फॉलोइंग, पोस्ट है, उन्होंने भी 2 पोस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। देन अंकित जी का एक डेटा है, उसके अंदर भी नेम है, फॉलोवर्स, फॉलोइंग, और उन्होंने भी कुछ पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है, और पोस्ट के अंदर इमेज, लाइक, कैप्शन, ये सारी चीजें हैं कि उस पर कितने उस इमेज पे लाइक्स आए हैं और ये सब। ये जो इमेजेस है मैंने अनस्प्लैश से उठाया हुआ है। आई होप इसका इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ। ठीक है, तो मुझे पर्टिकुलर नेम से, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो राउट प्रोवाइड करना है वो इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद कोई नेम प्रोवाइड करना है कि हम किसके इंस्टाग्राम पेज पे जाना चाहते हैं। तो वहां पे मुझे उसका नेम प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम डेटा में ये पूरा डेटा आ जाएगा, डेटा डॉट जेसन के अंदर ये जितने भी डेटा है सबके सब आ जाएंगे। लेकिन मुझे पर्टिकुलर नेम से डेटा चाहिए, तो नेम हमें कहाँ से मिलेगा? ये क्या है? ये कॉलन यूजर नेम, ये एक पैरामीटर्स है। तो इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसको हम रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स परम्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यूजर नेम का जो भी नेम रहेगा उससे हम एक्सेस करेंगे। देन मुझे क्या करना है, उस यूजर नेम का, पर्टिकुलर यूजर नेम का मुझे डेटा चाहिए। क्या चाहिए? उस पर्टिकुलर यूजर नेम का डेटा चाहिए। तो इंस्टाग्राम डेटा में बहुत सारे डेटा है, मतलब 3 डेटा है। उसमें से जिसका नाम मैं यहाँ पास करूंगा उसको मैं एरे के अंदर पास कर रहा हूँ, जिसका नेम मैं यहाँ पे पास करूंगा, समझ में आ रहा होगा आई होप। इंस्टाग्राम में के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद जिसका भी नेम प्रोवाइड करूंगा उसका इंस्टाग्राम डेटा मेरे पास आएगा। इस डेटा में जैसे सपोज मैंने चंदन जी पास किया, तो यहाँ से चंदन एक्सेस होंगे, एंड देन इंस्टाग्राम डेटा, ये पूरे डेटा में से जो भी चंदन वाला जो डेटा होगा, यानी मीन्स ये वाला डेटा, ये डेटा पूरा एक्सेस होकर हमारे पास आ रहा होगा, और इस पे हम जो भी चीज परफॉर्म करने वाले होंगे वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चाहे तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग भी करा के अभी के लिए दिखा देता हूँ कि मेरे पास सही डेटा आएगा या नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं फिलहाल इसको इंस्टा डेटा दिखा देता हूँ, और यहाँ से भी मैंने फॉलोवर्स हटा दिया है, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा वरना एरर आ जाएगा। केवल यूजर नेम अभी मैं वहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जैसे ही मैं किसी को सर्च मारूंगा अभी इंस्टाग्राम इस राउट पे, जैसे ही मैं जाऊंगा वैसे ही क्या होगा कि उसका जितना भी डेटा रहेगा उस नेम से, वो सब का सब इस कंसोल विंडो पे मुझे दिख रहा होगा। मैं करके दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डाला ही हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है कि लोकल होस्ट 8080 इंस्टाग्राम स्लैश चंदन का मुझे जो भी डेटा है वो मुझे चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैंने यहाँ से रिफ्रेश तो किया, बट अब देखना वहाँ पे क्योंकि फॉलोवर्स इज नॉट डिफाइंड,
एक मिनट, क्योंकि EJS में मैंने फॉलोवर्स को यूज किया हुआ है ना, वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, बट हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका होगा। एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, आई होप आपको विजिबल होगा ये चीज। ये देखिए, चंदन जी का जितना भी डेटा था जो मैंने उसके अंदर लिखा हुआ था वो आ गया। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि अभी EJS के अंदर मैंने फॉलोवर्स का यूज किया हुआ है। ये आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि Instagram.EJS के अंदर मैंने फॉलोवर्स वहां से हटाया था, बट यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। ये है फॉलोवर्स जो यूज किया हुआ है, इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, देन कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा काम था कि जो डेटा आ रहा है वो मुझे यहाँ पे कंसोल कराना था, तो वो मैंने कंसोल यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, कि नेम है, नेम उनका चंदन है, उनके फॉलोवर्स कितने हैं, 1200 है, फॉलोइंग के उन्होंने कितने लोग फॉलो किया हुआ है। ठीक है, फॉलोइंग उनके 300 है, और पोस्ट जितने भी उसमें इमेज, लाइक, कैप्शन जो भी है, वो सारी चीजें यहाँ पे मुझे विजिबल है। तो मेरा डेटा आ रहा है प्रॉपर तरीके से, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा अगर ये काम हो रहा है, देन अब मैं क्या करूंगा, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। इसको मैं हटा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग अब मुझे नहीं कराना बार बार। मुझे बस ये देखना था कि मेरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये डेटा आ गया। अब ये डेटा को मुझे भेजना है EGS के पास, Instagram.EGS के पास मुझे ये डेटा भेजना है। तो सिंपली हमें इसी तरीके से अपना डेटा भेजना है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आप यहाँ कॉमा लगाओ और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपको डेटा भेजना है, तभी वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो यूजर नेम, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे अब उस यूजर नेम का डेटा चाहिए, तो मैं अब यहाँ से चाहूँ तो इस यूजर नेम को हटा सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरा डेटा सेंड कर रहा हूँ। उसी डेटा से मुझे जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं ले लूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस लाइन का मतलब बस यही है। एक बार क्लियरली बता देता हूँ कि डेटा डॉट जेसन से मैंने सारा डेटा को रिक्वायर किया इस इंस्टाग्राम डेटा के अंदर। ठीक है, अभी जो मैंने करके दिखाया। और रिक्वेस्ट डॉट परम्स, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर जिस भी राउट पे जाऊंगा, जिस भी यूजर का इंस्टाग्राम पेज मैं खोलना चाहूंगा, वो कॉलन यूजर नेम के जगह पे मैं प्रोवाइड करूंगा। और जिस भी यूजर नेम को मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम डेटा से वही यूजर नेम का डेटा मेरे पास आ जाए, बस उतना ही डेटा मुझे चाहिए। एंड देन उस सारे डेटा को इस EGS Instagram.EGS के में भेजना चाहता हूँ, ताकि Instagram.EGS उस डेटा का यूज कर पाए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बस इतना काम मैंने अभी किया है। अब हम लोग चलते हैं इसको, अभी तो फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम के पास चलते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज है। यहाँ पे मेरा सबसे पहले नेम है, उनका नाम क्या है, एंड देन फॉलोवर्स और फॉलोइंग है। तो वो चीज मैं यहाँ पे शो अप करके आपको दिखाता हूँ कि दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू, यहाँ पे यूजर नेम के जगह अब मुझे डेटा, क्योंकि डेटा उसका पूरा डेटा आया है। ठीक है, इस फॉर्मेट में डेटा आया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मेरा उसका उनका पूरा डेटा आया था। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये बंद है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आया है। अब इनका सबसे पहले मुझे नेम चाहिए, तो नेम लगाने के लिए डेटा डॉट, इसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना आई होप आपको आता होगा, डेटा डॉट नेम कर देंगे, मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। देन यहाँ पे दो बटन्स बने हुए हैं। अब उसको मुझे बटन नहीं बनाना है, इसको मैं पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ। एक ये पैराग्राफ बना देता हूँ, और जो भी इनके फॉलोवर्स होंगे, फॉलोवर्स का सिंबल आई होप EGS में आप कैसे आउटपुट को शो करेंगे वो अभी तक आपने सीख लिया होगा। तो सिंपली यहाँ पे मुझे फॉलोवर्स प्रिंट करने हैं, तो डेटा डॉट जो भी उनके फॉलोवर्स होंगे, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है फॉलोवर्स। ठीक है, क्योंकि इनके जो फॉलोवर्स हैं, ये डेटा डॉट फॉलोवर्स से हम उनको एक्सेस कर लेंगे। डेटा डॉट फॉलोवर्स, क्योंकि डेटा डॉट जेसन के अंदर मैंने इनको फॉलोवर्स नाम का की दिया हुआ है, तो उसी तरीके से ये पूरा डेटा आएगा, और डॉट करके उसकी जो भी की है वो मुझे पास करना होगा। देन मैं चाहता हूं कि इसके फॉलोवर्स और फॉलोइंग दोनों एक सेम लाइन पे आए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसको देना पड़ेगा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। कुछ स्पेस इसको और दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो सिमिलर लाइन पे आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहीं पे इसी सेम लाइन पे ही इसका फॉलोइंग वाला भी काउंट यहाँ पे मुझे दिखे। ठीक है, तो इसके लिए वो डेटा तो आया ही हुआ है, बस मुझे वहाँ पे एक्सेस करना है, बस उसे यूज करना है, सॉरी, डेटा डेटा डॉट। अब इसको मैंने किस क्या किया की दिया हुआ था, इसको मैंने फॉलोइंग नाम से की दिया हुआ है, तो मैं उसी को फॉलोइंग नाम से इसको यूज करूंगा। यहाँ पे डेटा डॉट फॉलोइंग इसके कितने हैं वो आ जाए मेरे पास। ठीक है, हाँ, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इतना करने से मेरा फॉलोवर्स और फॉलोइंग के जितने भी चीजें हैं वो सब आ जाएंगे। देन अभी के लिए फिलहाल ये इतनी चीजें मैंने कर लिया है। अब मैं पोस्ट
को एक्सेस करूंगा। ये पोस्ट क्या है? एक एरे है। आई होप आपको विजिबल होगा। ये पोस्ट क्या है? एक एरे है जिसमें बहुत बहुत चीजें हैं। एक इमेज है, लाइक्स है, कैप्शन है, अलग अलग पोस्ट डले हुए हैं, उनमें इमेज, लाइक और कैप्शन होगा। देन इस पोस्ट को, अब क्योंकि इस पोस्ट ये एक एरे है, तो इसको यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक लूप का यूज करना होगा। तो इस लूप का यूज करते समय ईजीएस सिंबल का मुझे यूज करना है। ये वाला सिंबल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको लास्ट क्लास में ये चीज समझ में आ रहा होगा कि लूप्स को यूज करते समय हमें ये सिंबल का यूज करना है। ठीक है। देन आपका जो भी लूप होगा, ठीक है, लेट करके मुझे क्या करना है? इसका पोस्ट जितने भी हैं, पोस्ट ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा आएगा पूरा का पूरा। डेटा के अंदर जो पोस्ट वाले पोस्ट्स हैं, वो सारे सारे पोस्ट को मुझे एक्सेस करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक की और है, पोस्ट्स। ठीक है, जो एक एरे है और उसके अंदर भी बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, आई मीन टू से। ठीक है, तो उसी पोस्ट मतलब डेटा डॉट पोस्ट से हम लोग ने पोस्ट को एक्सेस किया हुआ है, मतलब एक किसी पोस्ट पे हम लोग जाएंगे। देन अब मुझे क्या करना है? एक मिनट। ठीक है। इस तरीके का मुझे कुछ सिंबल यूज करना है। ये सिंबल आपको याद हो जाना चाहिए। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको। देन अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले मुझे इस इमेज को शो कराना है। ये इमेज आई होप आपको विजिबल होगा। इस इमेज को मुझे शो कराना है। तो इमेज शो कराने के लिए आप क्या करना करते हो? इमेज, ठीक है, इमेज का यूज करोगे। एंड देन इमेज को शो कराने के लिए कहाँ पे ये मुझे, ये क्योंकि लिंक है इमेज की, ये एक सोर्स दिया हुआ है इसका जहाँ पे ये इमेज है, तो मुझे उस एसआरसी में, इमेज के एट्रीब्यूट एसआरसी में मुझे इसी सोर्स को डालना होगा। बट अगर मैं इस तरीके से डालूंगा कि ये जो पोस्ट है, पोस्ट का जो इमेज है, ऐसे अगर मैंने करके डाल दिया, तो ये मुझे इमेज नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैं ईजीएस के अंदर हूँ, तो प्रॉपर सिंटेक्स मुझे यूज करना होगा। तो इसके लिए सिंटेक्स जो है वो फिर ब्रैकेट और देन ये, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे इसे इसे क्लोज भी करना होगा। परसेंटेज एंड लेस देन, ये सिंबल का मुझे यूज करना होगा। देन इसमें क्या होगा कि पोस्ट की जो भी इमेज रहेगा, जो भी पोस्ट होगा, सपोज पहला वाला पोस्ट होता है, इस पोस्ट का ये वाली इमेज का ये जो लिंक है ना, वो इस सोर्स के अंदर चला जाएगा। देन एक मुझे अल्टर देना पड़ेगा। ठीक है, अल्टर मतलब कोई भी अगर इंटरनेट इशू हुआ तो वहां मुझे पता चल जाए कि क्या था इसके अंदर। तो एक रैंडम इमेज थी कोई भी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइक्स और कैप्शन प्रिंट हो। लाइक्स और कैप्शन को प्रिंट करने के लिए सिंपली मैं एक ही लाइन में दोनों को चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ एक क्रिएट कर लेता हूँ और जिस तरीके से मैंने ऊपर किया था वही कर देता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि कैप्शन प्रिंट हो। ठीक है, कैप्शन, देन जो भी पोस्ट का कैप्शन रहेगा, यानी उसी सिंबल का मुझे यूज करना है, जो कि ये वाला है, आउटपुट वाला। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा। एंड देन क्योंकि यहाँ पे पोस्ट को हम एक्सेस किए हुए हैं, तो पोस्ट के अंदर जो भी कैप्शन है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पोस्ट के अंदर जो भी कैप्शन है वो यहाँ पे प्रिंट हो। देन उसके बाद वही सिमिलर चीज मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद बाकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैप्शन हो गया। और अब मुझे यहाँ पे लाइक्स प्रिंट करने हैं, लाइक्स। देन सेम सिंबल का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और पोस्ट के अंदर जितने भी उसके लाइक्स होंगे उस पोस्ट पे, वो सारे के सारे मुझे प्रिंट करने हैं। तो LIKES, इसके जो कीज है ना, ये आप गलत मत कर देना, वरना आपके पास एरर आ जाएगा। ये जो की है ना, वही की एकदम डिक्टो आपको डालना है। कैप्शन जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको कैप्शन डालना है। लाइक्स जिस फॉर्मेट में है, लाइक्स को भी उसी तरीके से। इमेज जिस फॉर्मेट में है, इमेज को भी उस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे मैंने पोस्ट एक बनाया हुआ था, तो पोस्ट डॉट इमेज से मैं उसे एक्सेस करूंगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। देन इससे भी मैं अब सेव करूंगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम डेटा चला गया और ये सारी चीजें हो गई। अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि ऑटो वो हो जाएगा सेट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंदन जी का जो भी डेटा था वो आ रहा है अभी के डेट में। इसको मैं बंद कर दूंगा तो कहीं रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए। सर इमेज साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट।
अभी के लिए फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि ये चंदन जी का आ गया, जो भी मैंने डेटा डाला था ये आ गया, क्योंकि उसके अंदर मैंने और भी नेम डाले हुए थे। तो संजय जी का देख लेते हैं, संजय जी का भी आना चाहिए। तो ये संजय जी का जो भी मैंने डाला हुआ था वो आ गया। फिलहाल इसको पहले छोटा करते हैं क्योंकि बड़ा है काफ़ी। तो इसको छोटा करने के लिए मैं यहीं पे अभी के लिए इसी के अंदर स्टाइल टैग ऐड कर देता हूँ। ठीक है। एंड जो भी इमेज है, ठीक है, उसकी कुछ हाइट विथ मैं सेट कर देता हूँ। हाइट इसको सपोज 300 पिक्सल दे देता हूँ, एंड विथ ऑल्सो 300 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। हाइट विथ मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एंड हाँ, अब ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये साइड में ज़्यादा है, इसको भी मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट। मैं क्या करता हूँ, पूरे बॉडी को जितने भी चीज़ें हैं उसको टेक्स्ट एक तो सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो सेंटर में आ जाए। हाँ ठीक है, पहले इतना देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश। हाँ, ये सेंटर में आ गया। बट ये हॉरिजेंटल लाइन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी कम कर देते हैं। एच आर करके जो इसका विथ है, ठीक है, उसके विथ को मैं कर देता हूँ 50%, ताकि वो आधे में ही कवर हो, बीच में दोनों साइडों से। हाँ, अब थोड़ा-सा ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है? तो यही ये देखो, इसी तरीके से मैंने इसको बनाया था। दिस इंस्टाग्राम पेज टू बिलॉन्ग्स टू संजय, एंड इनके फॉलोवर्स जो हैं वो 2500 हैं, फॉलोइंग 150 है। ये इमेज उन्होंने अपलोड किया था, उसके अंदर इन्होंने कैप्शन एक दिया हुआ है, और उस फोटो पे जो इमेज है उस पे 300 लाइक्स है। देन अगेन ये इमेज उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसके अंदर 400 लाइक्स है, और उन्होंने एक होममेड डिनर का उन्होंने अपलोड किया है पिक्चर। ठीक है? देन ये चीज़ है। और अगर मैं इसको थोड़ा और बेटर बनाना चाहूँ तो इमेज को एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ। ठीक है, बॉर्डर रेडियस सपोज मैंने 20% दे दिया, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा चारों तरफ से वो कर्व हो जाएगा, तो दिखने में थोड़ा बेटर लगेगा। हाँ, ठीक है। तो ये तो था संजय जी का। अब बाकी पे चल के एक बार देख लेते हैं। देन चंदन जी का अगर देख लेते हैं। अरे सॉरी। ठीक है। हाँ, तो ये चंदन जी का पेज खुल के आ गया इंस्टाग्राम का। दिस इंस्टाग्राम पेज बिलोंग्स टू चंदन, और उनके फॉलोवर्स भी 1200, फॉलोइंग 300 है। और इन्होंने एक ये इमेज डाला हुआ है, बीच का एक इमेज है जिसपे 150 लाइक्स है। एंड देन इन्होंने एक लवली सनसेट को दिखाया हुआ है जिसके अंदर 200 लाइक्स है। ठीक है। और एक और है, एक और मैंने डेटा डाला हुआ था अंकित जी का, वो उसको भी देख लेते हैं। तो ये राउट्स अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं। ये पेज बिलोंग कर रहा है अंकित जी के नाम से, उनके फॉलोवर्स 800 है, फॉलोइंग 450 है। और उन्होंने एक नाइट का इमेज सिटी में जो लाइट्स हैं उसको शो किया हुआ है। देन उसके 120 इमेज है। और ये एक क्यूट कैट है जो कि शायद पढ़ना चाह रही है कुछ। ठीक है, तो वो उसके 200 लाइक्स है। ठीक है। तो ये पेजेस खुल रहे हैं, और ऐसा नहीं कि अब मैंने क्योंकि तीन ही डेटा प्रोवाइड किया हुआ था। अब ये डेटा क्योंकि डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, बैकएंड से आ रहा है। अभी तो फिलहाल डेटाबेस से नहीं आ रहा है, वो फाइल से आ रहा है। जितने उसमें डेटा रहेगा वही चीज आएगा। अब सपोज अगर कोई ऐसा रैंडम यूजर जिसको मैंने डाल दिया जो इस उस फाइल के अंदर था ही नहीं, देन मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर आ जाएगा कि जो आप डेटा सर्च कर रहे हो वो बेसिकली वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। फिलहाल उसने ऐसा कुछ एरर नहीं दिया, उसने ये दिया है कि आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हो ऐसा कुछ है नहीं, और बाकी यही सब आपके यूजर्स हैं। जो आप जो भी आप आपने नेम डाला है वो हम उस फाइल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कुछ इस टाइप का एरर आ गया। लेकिन अगर आप उस जो भी डेटा प्रेजेंट है अगर आप उसका नाम डालते हो तो आपके पास सिंपली वो पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ काम था जो मैंने आपको करके दिखाया है। यही होता है ईजेएस का काम, अलग अलग टेम्पलेट्स क्रिएट करता है, और डेटाबेस से कैसे डेटा आ रहा होता है वो चीज़ आप इसको देख सकते हो। एंड हाँ, अगर इसके अंदर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है अभी के लिए। इसके अंदर अगर किसी को भी अभी के लिए कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, नहीं तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये एरर इसी वजह से आया क्योंकि मैंने यहाँ पे अ, गलत नाम से उसको सर्च किया है। ठीक है।
इंस्टाग्राम जो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता वो मैंने सर्च किया हुआ है। इससे भी बचने के लिए अभी मैं कुछ करूंगा। हाँ बताइए, फिलहाल अभी के लिए आप बताओ क्या क्या आज प्रॉब्लम है। सर आज तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आज कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। हाँ, अच्छा, और किसी को क्या प्रॉब्लम है? सर समझ में आया आज आ का गया। बहुत अच्छे से। अरे, आज कह रहा है कोई बहुत अच्छे समझ में आया और कोई कह रहा है कि समझ में ही नहीं आया। बाकी नवीन जी आपको आया? ये सर आ गया। और चंदन जी आपको आया? रोहित जी आपको आया? नहीं सर, मुझे भी उतना कुछ समझ नहीं आया। जब पढ़ा है वो तो दिख रहा है कि हाँ उस तरह एचटीएमएल से जैसा फील मैं आया मुझे थोड़ा। समझा रहा हूँ, दोबारा समझा दूंगा बस। हाँ चंदन जी आपको आया? हाँ सर, हमें आपको आया। चलिए ठीक है। एक बार और मैं अच्छे से बताता हूँ कि चल क्या रहा था। ठीक है, समझाता हूँ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझिएगा। लास्ट क्लास में मैंने ये डेटा डॉट जेसन नाम का जो भी रैंडम डेटा है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। ठीक है, सिंपली मैंने बना के रखा हुआ था नोटपैड से, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जेसन डॉट डेटा डॉट जेसन नाम की एक फाइल हमने यहाँ पे दे दिया था। लास्ट क्लास में हम एक इंस्टाग्राम पेज, अलग इंस्टाग्राम पेज का हम लोग एक एक राउट क्रिएट कर रहे थे, जहाँ पे हम रैंडम कुछ डेटा के साथ देख रहे थे। ठीक है, वो मैं रैंडमली काम कर रहा था। बट यहाँ पे मैंने एक क्या किया है कि एक डेटा डॉट जेसन एज अ मैंने मान लिया है कि अभी ये बैकएंड है। ठीक है, और ये बैकएंड से मैं डेटा ले रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि अभी हमने बैकएंड पढ़ा नहीं है। तो हम बैकएंड से किस हिसाब से वर्क करेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करना चाह रहा था। तो उसके लिए मैंने एक रैंडमली डेटा डॉट जेसन नाम का फाइल एक क्रिएट किया। देन उसके अंदर कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट किया। अब उस रैंडम डेटा को मैं अपने इस इंडेक्स डॉट जेएस नाम की फाइल में एक्सेस करने वाला हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए मैंने ये लास्ट क्लास में कुछ काम इस पे किया हुआ था, क्योंकि ये राउट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। इसी राउट के अंदर मैंने इसी डेटा डॉट जेसन नाम का फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, उसके जितने भी डेटा है उसको मैंने एक्सेस किया और उसको ला के इंस्टा डेटा में स्टोर कर दिया। मैंने ये अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है कि आप किसी भी फाइल से कैसे डेटा ले सकते हो, किसी दूसरे फाइल से या किसी दूसरे फोल्डर से आप डेटा को कैसे रिक्वायर करोगे। ये चीज हमने बहुत अच्छे से बात भी किया था। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जब भी हम रिक्वायर करेंगे और किसी फाइल को, तो हमें यहाँ पे एक डॉट लिखना पड़ेगा, देन फॉरवर्ड स्लैश, देन उस फाइल का नाम। इस डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब यही होगा कि आप करंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी से आप कुछ उठाने वाले हो। तो मैं इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि मेरा वर्किंग डायरेक्टरी ईजेएस क्लास है, उसी डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक फाइल था डेटा डॉट जेसन नाम से, जिसको मैंने यहाँ से रिक्वायर कर लिया और उसका नाम दे दिया इंस्टा डेटा। अब मेरे पास इंस्टा डेटा आ गया। सपोज अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो इंस्टा डेटा जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, एंड अगर सपोज मैं इंस्टा डेटा को यहाँ पे कंसोल करा के दिखाता हूँ, कंसोल कराऊंगा इंस्टा डेटा पे, तो आपके पास जितने भी पूरे डेटा होंगे वो सबके सब यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखेंगे। ठीक है, उस दौरान पे आपका जितने भी यूजर के जो भी डेटा होगा वो आपको प्रेजेंट यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, एंड इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सेव करता हूँ, एक बार मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, बस कुछ नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ईजीएस स्टार्ट नहीं होगा, देन एरर आ जाएगा, क्योंकि ईजीएस वाला अपना काम करेगा, उसको डेटा नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मैंने डेटा डॉट जेसन के अंदर इंस्टा डेटा को एक्सेस किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सारे डेटा के जितने भी मैंने चीज़ें इंसर्ट किया हुआ था उसके अंदर वो सब मेरे पास आ गया। एक चंदन नाम से इंस्टाग्राम पेज मैंने इंस्टाग्राम का डेटा बनाया हुआ था, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था जिसके अंदर उनका नेम, फॉलोवर्स, फॉलोइंग और कुछ पोस्ट थे जो कि ऑब्जेक्ट ही थे, क्योंकि वो भी इमेज, लाइक्स वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी वो एक ऑब्जेक्ट ही था, तो वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए। उसी तरीके से संजय का पास संजय का एक डेटा था और उनके भी कुछ पोस्ट थे, उसी तरीके से अंकित का भी कुछ डेटा था, वो भी एक पोस्ट थे। तो ये जो भी डेटा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था। आपको दिख रहा होगा ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है, और ये भी दो पोस्ट भी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये इंस्टा डेटा था, ये पूरा का पूरा डेटा है। ठीक है, जो कि इंस्टाग्राम का डेटा है। बट मुझे क्या करना था, मुझे उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा चाहिए जिसको मैं सर्च करूं। ठीक है, फिलहाल मैं अगर सर्च करूं कि मुझे चंदन का पेज दिखना चाहिए, तो मुझे वही चंदन का पेज ही दिखे।
मैं चाहूँ तो सर्च करूँ तो संजय का पेज मुझे दिखना चाहिए इंस्टाग्राम पेज, तो संजय का ही इंस्टाग्राम पेज मुझे दिखे। मैं चाहूँ तो अंकित का पेज दिखना चाहिए तो अंकित का ही पेज दिखे। तो पर्टिकुलर यूजर के नेम से मैं उसका इंस्टाग्राम पेज खोलना चाहता हूँ, तो जिस वजह से मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम और फिर कॉलन फिर यूजर नेम पास करना पड़ेगा। यूजर नेम एक पाथ पैरामीटर्स है, और पाथ पैरामीटर्स को मैं कैसे एक्सेस करूंगा ये मैंने अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में बात कर लिया था। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। फिर उसी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो नाम पास करूँ मुझे मुझे वो नाम को एक्सेस करना है, उसी नाम के अकॉर्डिंग मुझे अपना इंस्टा डेटा में वो नाम के अकॉर्डिंग उसका सारा डेटा ले आना था। तो वही मैंने काम किया कि इस जो भी मैं यहाँ पे नेम पास करूं उसे रिक्वेस्ट डॉट परम्स की हेल्प से यूजर नेम को एक्सेस कर लूं और फिर मैं उसे डीस्ट्रक्चर कर दूं। तो सपोज अगर मैंने इंस्टाग्राम फॉरवर्ड स्लैश संजय नाम से सेव किया, तो ये संजय यहाँ पे आ जाएगा और फिर इस इंस्टा डेटा से वो संजय को एक्सेस करेगा और संजय का ही केवल इतना डेटा, ये वाला डेटा केवल मेरे पास आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस दौरान पे जब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, देन इंस्टा डेटा अगर संजय नाम से सर्च हुआ है तो यहाँ पे संजय आएगा और उसका डेटा मेरे पास पूरे के पूरा आ जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास पूरी ये वाली लिस्ट आएगी संजय की। ठीक है, वो भी मैंने आपको करके दिखाया था। फिलहाल अभी के लिए फिर से अगेन अगर आप कहो तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, और ये जो डेटा आएगा उसको मैं प्रिंट करूंगा। सिंपली मेरा इतना काम है। देन अगेन सर्वर को मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर ऑटो स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन संजय नाम से ही सेव है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और वो रिफ्रेश होने के बाद वहां पे मुझे डेटा दिखेगा और ये आ गया। ये पर्टिकुलर मेरे पास संजय का नेम आ गया। ठीक है, उसके उसके फॉलोवर्स फॉलोइंग जितने भी चीजें थी, ये पूरा का पूरा डेटा मुझे पर्टिकुलर संजय का आ गया। इसके ऊपर और कोई डेटा नहीं है, केवल संजय नाम से जितने भी डेटा थे वो सब मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसी डेटा को मैंने क्या किया है कि रेंडर कराया instagram.egs के पास। ठीक है, तो रन टाइम पे ये रेंडर होगा उनके पास। तो फिलहाल के लिए मैं इस पूरे डेटा को, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जाएगा, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट उसको डीस्ट्रक्चर करके मैं उसको instagram.egs के पास भेजूंगा। इस पूरे के पूरे डेटा को, डेटा मीन्स ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि डेटा भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ तक का है वो उनके पास जा रहा होगा, ये पूरा यहाँ तक का। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक नेम है, एक फॉलोवर्स है, एक फॉलोइंग है, तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? इस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम डेटा है, डेटा डॉट नेम से इसका नेम एक्सेस होगा, डेटा डॉट फॉलोवर्स से उसका फॉलोवर्स, डेटा डॉट फॉलोइंग से उसके फॉलोइंग्स, एंड देन उसी तरीके से क्योंकि ये पोस्ट एरे है तो डेटा डॉट पोस्ट से पूरा एरे एक्सेस होगा, एंड देन उसके बाद जो जो चीजें मुझे चाहिए वो डॉट करके हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना आपको अच्छे तरीके से आता होगा। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ ये चीजें। बस उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दिस पेज बिलोंग्स टू @डेटा, क्योंकि मैंने वहां से भेजा है, डेटा पूरा ऑब्जेक्ट था, उसका मैंने नेम यहाँ पे एक्सेस किया। देन एक मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया, मैं चाहता था फॉलोइंग्स और फॉलो दोनों एक सिमिलर लाइन पे आए, तो मैंने यहाँ पे फॉलोवर्स लिखा। देन डेटा डॉट फॉलोवर्स की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे देखो एक की है फॉलोवर्स, उसकी हेल्प से मैंने उस फॉलोवर्स को एक्सेस किया, एंड फॉलोइंग को डेटा डॉट फॉलोइंग की हेल्प से एक्सेस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे की है। देन उसके बाद मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन उसको प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था पार्टीशन हो जाए। देन उसने जो जो पोस्ट वहां पे दिए हों वो सारे पोस्ट आ जाएं। अब डेटा डॉट पोस्ट से मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस पोस्ट वाले की को एक्सेस किया, क्योंकि ये एक एरे था तो मुझे एक्सेस करने के लिए एक लूप की नीड थी, तो लेट पोस्ट ऑफ डेटा डॉट पोस्ट का मैंने यूज किया। देन मुझे एक इमेज शो करना था, क्योंकि यहाँ पे इमेज का एक लिंक दिया हुआ था, तो इमेज एसआरसी में मैंने उस इमेज की लिंक प्रोवाइड किया, क्योंकि ये वेरिएबल था तो इसलिए मुझे इस ईजेएस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको मैंने इंटरपोलेशन सिंटैक्स बोला था लास्ट क्लास में, और आपको बताया भी था इन सारी चीजों के बारे में। अल्टर अगर कोई एरर आए, नेटवर्क इशू हो, तो मुझे वहां पता चल जाए कि यहाँ पे कोई एक रैंडम इमेज है। देन यहाँ पे एक सिमिलर चीज से मैंने यहाँ पे कैप्शन, जो भी उसने कैप्शन प्रोवाइड किया हुआ था और लाइक प्रोवाइड किया हुआ था, एक कैप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और लाइक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे कैप्शंस को एक्सेस किया और देन लाइक्स को एक्सेस किया बस। और फिर उसको कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दिया जिससे वो बीच में आ जाए, उसकी हाइट विड्थ सेट कर दिया मैंने, सारे चीजों को जितने भी टेक्स्ट है उसको मैंने सेंटर किया, हॉरिजॉन्टल जो रूलर था उसको मैंने 50% सेट कर दिया, बस यही काम मैंने किया है। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बोलिए संजीत जी। सर सिर्फ एक डाउट है, एक लाइन का। क्या? सिर्फ सर एक लाइन का डाउट है। हाँ हाँ पूछिए। फिर वो कोड जरा देख लेता।
इसी में या उस वाले में इंडेक्स डॉट नहीं नहीं जेएस में? इसमें नहीं हाँ बताइए। उसमें दूसरे वाले में हम्म दूसरे वाले में दूसरे वाले में इंडेक्स इंडेक्स डॉट। जो हाँ बताइए। ये सिर्फ ये ना लेट यूजर नेम वाला सिर्फ वही लाइन बता दीजिए। लेट यूजर नेम, अच्छा ये मैंने हाँ हो गया। डिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है यहाँ पे। ये रिक्वेस्ट डॉट और परम्स, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आप दो तरीके से इसे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये यूजर नेम एक तरीके से ऑब्जेक्ट होगा, और डिस्ट्रक्चरिंग भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि कैसे कहते हैं। एक तो आप इसको रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर ये यूजर नेम होगा, जिसको आप डिस्ट्रक्चर करके इस यूजर नेम को अपने आप एक्सेस कर सकते हो। या तो आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि आपको ये करना आना चाहिए, आगे वाले प्रोजेक्ट में हम ऐसा ही कर रहे होंगे। नहीं तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप अभी के लिए फिलहाल इसको रिक्वेस्ट डॉट नहीं परम सर से इस इस लाइन यूजर से क्या नेम होगा वाले। हाँ, सिर्फ ये बता दीजिए इस लाइन से क्या होगा। इस लाइन से यूजर नेम आएगा। ये जो आप यहाँ पे पास करोगे ना, इंस्टाग्राम हाँ फॉरवर्ड स्लैश, जो हाँ भी नेम आप यहाँ पे पास करोगे, अच्छा जैसे जो चंदन वहाँ जी का पे पेज आप देखना बार चाहते बार हो। हाँ, जो वहाँ पे बार बार हम लोग चेंज कर रहे थे जैसे सबका नाम हाँ, तो हाँ, हाँ, चंदन जी का और वही संजय वही जी का। यहाँ पे ये पाथ पैरामीटर्स है। वही जो आप पैरामीटर्स आप रन टाइम में जब वेबसाइट आप सॉरी जब आप यूआरएल पेस्ट कर रहे होगे, उस यूआरएल में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होगे ना, उस यूआरएल में और भी कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे होगे, जहाँ पे एज अ वेरिएबल मैंने यूजर नेम यहाँ पे लिया हुआ है। उसी यूजर नेम को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, उसी यूजर नेम को मुझे ओके एक्सेस करना है, जो कि रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर होगा, पैरामीटर्स के अंदर। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट क्लास में ये सारी चीजें बताई हुई थी। आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? ठीक है सर। था मैं सर। आपने रिवाइज नहीं किया देन? ये थोड़ा सा लास्ट वाला 20 मिनट का रह गया है आधे घंटे का रह गया। हाँ, तो बस उसको हो जाएगा जरूर वो से कर भी। लीजिएगा। उसी लास्ट में ही मैंने डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको बताया था। ठीक है, यूजर नेम ठीक है आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, और देन ये प्रॉपर वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। संजय के पेज पे जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, और ये देखो आप पूरा काम कर रहा है ना। एंड देन अगर मुझे चंदन के पेज पे जाना है, तो यही ये जो मैं नेम पास कर रहा हूँ ना, यही यूजर नेम है जो मैं एज अ वेरिएबल यहाँ पास कर रहा हूँ। उस यूआरएल के अंदर मैंने उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं जो जो नाम यहाँ पे दूंगा उसके अकॉर्डिंग उसका पेज यहाँ पे खुलेगा। जैसे अब चंदन का पेज खोलूँ तो यहाँ पे ये चंदन नेम से आपको दिख गया, चंदन का पेज खुला हुआ है, उसके फॉलोवर्स, उसके फॉलोइंग, और जो भी उसने पोस्ट किया हुआ है वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, ये नॉर्मल है। देन आप अगर अंकित का नाम डालोगे तो देन अंकित का जो भी प्रोफाइल रहेगा वो खुलेगा। ठीक है, उसका इंस्टाग्राम पेज आपको खुलते हुए दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। देन आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि मुझे तो उसी तरीके से यूज करना है, देन आप भी हैबिट बनाओ कि आपको डिस्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप कितनी चीज़ों को कीप वैल्यू पेयर से एक्सेस करते रहोगे। देन आप अभी के लिए सपोज यहाँ पे यूजर नेम है, तो आप यूजर नेम डॉट कर सकते हो। देन अगर बहुत चीज़ें हुई, जैसे उसका नाम, पासवर्ड हुआ, और भी कई इन्फॉर्मेशन हुई, तो सबको आप डॉट 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 करके थोड़ी ना यूज करोगे। इसी तरीके से आप एक कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, जितनी चीज़ें आपको उसमें से लेनी है, सेपरेट कॉलम कॉमा करते हुए सारी चीज़ें आप ले लोगे। इसको डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, और हाँ, तो ये आ गया। और अभी के लिए एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? जैसे कि जो यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं वो तो आ जा रहा है प्रॉपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूजर जो है वो आ जा रहा है। लेकिन सपोज ऐसा कोई यूजर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें, तो उसके लिए मेरे पास ऐसा कुछ एरर आ रहा है, टाइप एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि वो अनडिफाइंड आ रहा है, नेम तो वहां पर उसको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ से उस चीज को ले देगा? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना आए, वो मेरे तरीके मैं जो उसे प्रोवाइड करूं, अगर सपोज डेटा ना आए तो फिर उस वो मुझे कुछ मैसेज प्रोवाइड कर दे कि ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ये यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे दे दे। तो मैं देखूंगा कि अगर डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना, इफ डेटा का मतलब क्या होता है। अगर डेटा के अंदर कोई वैल्यू होगी, मीन्स ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर डेटा होगा तभी ये ट्रू देगा, और ट्रू देगा तो इफ के अंदर वाली जो स्टेटमेंट रहेगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आती होगी कि अगर डेटा होगा, डेटा मतलब जिस भी नेम का हमने, जिस इंस्टाग्राम यूजर्स का हम डेटा निकालना चाहते हैं, जैसे सपोज सौरभ नाम का अगर डेटा यहाँ पे नहीं था, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। चंदन नाम का डेटा था, देन इसमें डेटा आएगा, चंदन का डेटा आएगा, तो यहाँ से इफ डेटा ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, देन अंदर वाले जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, डेटा चला जाएगा ईजीएस के पास, और वो वर्क कर देगा। अगर नहीं हुआ डेटा,
ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास डेटा नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ उस केस में दूसरी चीज रेंडर हो। देन एक मेरे पास सपोज मैं अभी के लिए एक error.ejs नाम का एक फाइल क्रिएट करूंगा और उसमें एरर को अपने शो करूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल अभी मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले इस व्यूज के अंदर जाके, क्योंकि कोई भी टेम्पलेट आपको बनाना होता है तो आप व्यूज फोल्डर के अंदर बनाओगे, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ error.ejs नाम से। देन इसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एरर है ये। एरर क्या देगा कि या फिर एरर क्या लिखे, इंस्टाग्राम ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एरर के फॉर्मेट में नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम, और देन यहाँ पे एक प्रॉपर हेडिंग उसको मैं दे देता हूँ। H1 या H2 के फॉर्मेट में कुछ भी आप चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, या आप यहाँ पे कुछ अब मैसेज प्रोवाइड करना चाहो तो आप कर सकते हो। द यूजर you are searching, ठीक है, does not exist। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जो यूजर को आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या नो सच अकाउंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एंड इसको देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज रन हो। ठीक है, ये अगर कोई यूजर ना मिले तो एरर की जगह वैसा कुछ ना आके ये वाला पेज रन हो जाए। इस वाले पेज पे मैं रेंडर होना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार करके। जैसे सपोज सौरभ है, सौरभ नाम का डेटा नहीं था, तो अब देखो, अब वो एरर ना देके आपको ये देगा कि ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, द यूजर यू आर सर्चिंग डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, क्योंकि साइड में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिलहाल इसके लिए भी मैं एक स्टाइल टैग ऐड कर देता हूँ। चाहे तो आप इनलाइनिंग में भी वो चीज लिख सकते हो। और इस H2 के लिए, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर। तो ये आपका बीच में चला जाएगा। अब कोई ऐसा यूजर, सपोज आपने चंदन नाम से किया, देन उनका तो प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आपने संजय नाम से किया, उनका भी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। बट ऐसा यूजर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, अगर आप उसके बारे में सर्च करते हो तो वहां पे एरर दे देगा। जैसे अभिषेक, ठीक है, तो ये यूजर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास ऐसा पेज कुछ खुल के आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितनी भी चीजें मैंने बताई है। किसी भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए। संजीत जी, सर आगे रोहित जी, बताइए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर, प्रॉब्लम ठीक है नहीं। सर, ठीक ठीक है है, सर। हाँ, तो अब चलते हैं, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जितनी भी मुझे बातें करनी थी इंस्टाग्राम पेज के बारे में, जो भी मुझे बनाना था, कैसे हम उसको डेटाबेस से अगर डेटा आता है तो किस फॉर्मेट में हमें उसको यूज करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें दूसरी फाइल्स के बारे में पढ़ना है। व्यूज के बारे में आपको समझ में आ गया। आप ये समझना कि ये जितनी भी मैं फाइलें अब बता रहा हूँ ना, कि व्यूज नाम की फाइल ही, आप व्यूज नाम का फोल्डर ही आपको क्रिएट करना है। उसी के अंदर आप जितने भी टेम्पलेट्स बनाओगे, ऐसे प्रोजेक्ट में भी आपको बनाना होगा। ठीक है, और देखो, कोड लिखना एक अच्छी बात होती है, लेकिन कोड को प्रॉपर वे में लिखना और प्रॉपर सिंटैक्स के साथ प्रॉपर फाइल बना के लिखना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करके छोटी छोटी फाइल्स में उसको लिखना, ये एक अच्छी हैबिट है, और यही एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की निशानी होती है। तो आप ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखना। ये व्यूज नाम का ही आपको वहां पे फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे नाम से क्रिएट नहीं कर सकते। जनरली बाय डिफॉल्ट व्यूज नाम से ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ठीक, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना टेम्पलेटिंग के लिए। अब मैं आपको एक और फाइल्स के बारे में बताता हूं जिसको हमें क्रिएट करना है और जिसका हमें यूज करना है। जैसे कि अभी के लिए जो मैंने यहाँ पे CSS लिख दिया था स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, स्टाइल टैग मैंने लिखा और उसके अंदर CSS मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमें ऐसे नहीं करना। इसके लिए भी प्रॉपर एक फाइल्स बनाए, सॉरी, फोल्डर बनाएंगे। उसके अंदर हम अपने जितने भी CSS प्रॉपर्टी है,
जावास्क्रिप्ट की जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब उसी के अंदर हम लिखेंगे, जिसको हम मतलब स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं। स्टैटिक फाइल्स के अंदर ही हमारा सीएसएस जितनी भी रहेगी वो लिखी जाएगी, एंड जो जावास्क्रिप्ट रहेगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, व्यूज टेम्पलेटिंग के लिए यूज होगा, और पब्लिक नाम का एक और फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि मेरा स्टैटिक फाइल्स को सर्व करेगा। ठीक है, आपको मैं अगर थोड़ा सा रीड करके मैं बता दूं तो ये मैंने लास्ट क्लास में कुछ कवर किया था, इसी पीडीएफ में ही मैंने चीज़ें बढ़ा दी हैं। ठीक है, और ये मैं आपको सेंड कर दूंगा आज। हम्म यहाँ पे सर्विंग स्टैटिक फाइल्स, अब हम सर्व करेंगे स्टैटिक फाइल्स को। स्टैटिक फाइल्स बेसिकली हमें अगर कोई भी सीएसएस अप्लाई करनी होती है किसी भी फाइल्स के ऊपर, या कोई भी जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना होता है, तो हम उसमें उस कोड को बेसिकली हम लोग स्टैटिक फाइल्स के अंदर हम लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, एक पब्लिक नाम का एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे जहाँ पे अपने जो भी सीएसएस रहेगी और जो भी जावास्क्रिप्ट रहेगा उसे हम दो फोल्डर अलग से क्रिएट करके उसके अंदर लिख रहे होंगे, कुछ ये काम कर रहे होंगे। और स्टैटिक फाइल्स को यूज करने के लिए भी आपको बेसिकली कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि आप स्टैटिक फाइल्स को यूज करने जा रहे हो, एंड उसमें आपका कोई भी इशू नहीं आएगा देन। ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जो भी आपने सीएसएस लिखा है, आपको उसको यूज करने के लिए आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन ये फोल्डर आपको इसी नाम से ही क्रिएट करना है, पब्लिक नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। पब्लिक नाम का फोल्डर बेसिकली ये बताएगा कि हम स्टैटिक फाइल्स जितने भी हम लिखने वाले हैं सब इस पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर ही होगा। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग की निशानी है कि आप इसी नेम से ही वो चीज़ें आप क्रिएट करो जिस नेम से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप चाहो तो और भी किसी नेम से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे पब्लिक नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। इसी पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर मैं अपना style.css नाम की एक सीएसएस फाइल क्रिएट करता हूँ। अभी के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट को नहीं लिखा है, केवल डायरेक्ट ही मैंने style.css लिखा है, और जितने भी style.css मतलब स्टाइलिंग का कोड होगा वो मैं इसी फाइल के अंदर लिखूंगा, देन उसको मैं ऐड कर दूंगा जहां पे भी मुझे इसको यूज करना है। लेकिन मैं इस पब्लिक नाम के फोल्डर को ऐसे नहीं यूज कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ मिडल वेयर्स का यूज करना होगा, जिसमें सबसे पहला जो मेरा मिडल वेयर है वो देखना आप, वो है app.use। मैंने बताया था जब भी हमें कोई मिडलवेयर लिखना होता है तो हम app.use का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर एक मिडलवेयर है जिसका नाम है express.static। बेसिकली ये स्टैटिक फाइल्स को यूज करने के लिए यूज किया जाता है कि आप स्टैटिक फाइल्स अपने मतलब फोल्डर्स में अपने प्रोग्राम में, या प्रोग्राम क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट में आप यूज करने जा रहे हो स्टैटिक फाइल्स को। देन आप उस फोल्डर को डिफाइन करोगे जिसमें आप स्टैटिक फाइल्स क्रिएट कर रहे हो, देन वो पब्लिक नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, जिसमें आप स्टैटिक फाइल्स क्रिएट करने जा रहे हो, ये काम है। ठीक है, एक मिनट। तो आपने इतना यूज कर लिया, तो आप इस लाइन से आप बताओगे कि app.use express.static, और देन आप पब्लिक नाम का फोल्डर आप यूज करने जा रहे हो, ये आप बताओगे। app.use बेसिकली जब भी हम लोग मिडलवेयर यूज करते हैं तो हम उसके लिए app.use का यूज करते हैं। express.static एक मिडलवेयर है, देन उस मिडलवेयर में ये मिडलवेयर यही बता रहा है कि आप एक स्टैटिक फाइल्स यूज करने जा रहे हो, उसको सर्व करोगे। और स्टैटिक फाइल का नाम क्या है, किस नेम से आपको वो स्टैटिक फाइल्स होंगी, कहाँ होंगी, वो पब्लिक नाम के इस फोल्डर के अंदर होंगी जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये चीजें हो गई। इसके बाद इस लाइन के बाद आप प्रॉपर अपने पब्लिक जो भी स्टैटिक फाइल्स रहेंगी वो उसे आप सर्व कर सकते हो इनमें से किसी भी फाइल को जहाँ पे उनकी नीड होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। मैं आपको हल्का सा रीड करके भी यहाँ पे बता देता हूँ। app.use express.static देन फोल्डर नेम, जिस भी फोल्डर्स के अंदर आपने स्टैटिक फाइल्स लिखना स्टार्ट किया है। app.use दिस इज द मेथड टू ऐड द मिडलवेयर टू योर एक्सप्रेस ऐप। ये एक मेथड होता है, इसी मेथड के हेल्प से ही आप मिडलवेयर्स को एक्सप्रेस ऐप में आप यूज कर पाते हो। मिडलवेयर फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली फॉर ईच इनकमिंग रिक्वेस्ट। हर इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए ये मिडलवेयर सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है। express.static यही ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द बिल्ट इन मिडलवेयर फंक्शन इन एक्सप्रेस। ये बिल्ट इन मिडलवेयर फंक्शन है एक्सप्रेस के अंदर। इट सर्व्स स्टैटिक फाइल्स, लाइक आपके स्टैटिक फाइल्स को ये सर्व करेगा, लाइक आपके कोई भी इमेजेस हो गए या आपके कोई भी सीएसएस हो गया
या आपके कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड हो गया, ये सारी चीज़ों को आपका ये एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक हैंडल करेगा। यही एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक आपके जितने भी स्टैटिक फाइल्स रहेंगे उन्हें सर्व करने का काम करेगा। ये फोल्डर नेम जिस भी नाम से आप दिस इज द पाथ ऑफ टू द फोल्डर वेयर योर स्टैटिक फाइल्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे ये उस फोल्डर का नेम होगा जहाँ पे आपकी स्टैटिक फाइल्स स्टोर है। तो अभी के लिए हमने पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर अपने स्टैटिक फाइल्स को यूज किया है। ये पब्लिक नाम का एक फोल्डर है जहाँ पे मैंने इस स्टैटिक फाइल्स को यूज किया हुआ है। देन इतना हो गया। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, जहाँ पे भी मैंने ये सी एस एस प्रॉपर्टीज जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और इसी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको सेव करता हूँ और इंस्टाग्राम पेज पे ये स्टाइल टैग को हटाता हूँ, क्योंकि सिमिलर काम है। जब भी कोई स्टैटिक फाइल्स हम यूज करते हैं किसी HTML पेज के अंदर तो मुझे उसे लिंक करना पड़ता है, तो मैं वही काम यहाँ पे भी करूँगा। मैं उस स्टाइल डॉट सी एस एस को मैं लिंक करूँगा। रिलेशन क्या है? स्टाइल सीट है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मुझे हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस पास करना पड़ेगा, जो कि मेरा यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस है। ठीक है, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हम लोग क्या करते थे कि जब भी हम लोग लिंक करते थे तो हम इस तरीके से स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक कर देते थे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई फोल्डर का नेम तो लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पब्लिक के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस है, हमें लिखने की कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट समझ लेगा कि आपने यहाँ पे इस लाइन से समझ में आ रहा है कि आपने पब्लिक नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर स्टैटिक फाइल्स आपने क्रिएट किया हुआ है, तो वो इसी पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर जाके आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस को वो ढूंढेगा। बट अभी ये चीजें मेरी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ की दिक्कत आ जाएगी अगर आप ये मिस्टेक 100% आप जब कोड कर रहे होगे तो आप कर सकते हो। तो इससे पहले आपको वो प्रॉब्लम ना आए तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ऐड तो कर दिया सारी CSS प्रॉपर्टी और लिंक भी कर दिया फाइल को, बट अभी भी ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा उसका क्या रीज़न है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इसकी जो भी CSS प्रॉपर्टी थी वो हट गई, क्योंकि मैंने इमेज को की साइज छोटा किया था, उसको सेंटर किया था, कुछ नहीं अप्लाई हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? ये एक छोटे से मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिखोगे ना, देन आपको एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा ये मत भूलना आप लोग। अगर ये नहीं लगाओगे ना, देन आप इसको कुछ भी कर लो, ये अप्लाई नहीं होने वाला। आप जैसे ही अब इसे सेव करोगे, अब ये सारी चीज़ें जो आपने लिखा है ना वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रेश किया, यहाँ पे अप्लाई हो गया। और ये एक पे नहीं, बाकी जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो सबके लिए अप्लाई होगा, चाहे वो चंदन जी हो, अंकित जी हो गया था, और एक और थे ना। और अगर सपोज वहां पे एक और था, गलत कोई यूजर रहेगा, अब गलत यूजर है, देन वो बीच में आ रहा है होगा। ठीक है, क्यों आ रहा है बीच में? क्योंकि अभी भी इस एरर वाले में मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग दिया हुआ है। अब सपोज मैं यहाँ से भी अगर इसकी स्टाइलिंग हटा दूं, H2 को मैंने यहाँ से कट किया, देन इसके अंदर ही लाके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सब यहाँ पे होंगे। देन एरर से मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग हटा दिया। ठीक है, और देन इसको भी मैं वही सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, एरर और ये ऐड हो गया। बस इसको अगर अगेन आप रिफ्रेश करोगे, देन वो चीज़ें अप्लाई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप इस पेज पे जाओगे तो वो सारी चीज़ें भी काम करेंगी। तो ये है कुछ स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, फिलहाल ये जो चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई वो मैंने CSS प्रॉपर्टी पे अप्लाई किया है, CSS क्रिएट किया है। अभी हम इसको अगर CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों के पे यूज़ कर सकते हैं। देन एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ पहले समझ में आई, फिर मैं आपको एक और प्रॉब्लम इसका दिखाऊंगा। पहले बताओ, इतनी चीज़ समझ में आई आपको? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कितने लोग हो यार यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। नहीं 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 सर, ठीक है, अभी सब समझ आया। हाँ ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था व्यूज के साथ एक प्रॉब्लम आई थी। जब हम व्यूज फोल्डर को बैकएंड से स्टार्ट कर रहे थे ना, तो वो रन नहीं हो रहा था। मतलब रन इन द केस कि
किसी और डायरेक्टरी से हम लोग रन करते थे, तो वो पब्लिक नाम का फ़ोल्डर उससे मिल नहीं रहा था। ठीक है। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे ईजीएस क्लास जो है, अ, अभी जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, सपोज आप देख सकते हो। ठीक है। मैं अगर आपको क्लियर करके एक बार अच्छे से दिखाऊं, तो अभी जो मैंने सर्वर अपना स्टार्ट किया था ना, वो सी ड्राइव के अंदर बैकएंड नाम की एक डायरेक्टरी थी, उसके अंदर एक ईजीएस नाम का क्लास था। वहां से मैंने अपने सर्वर को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। ये मैंने व्यूज के साथ भी सेम केस आपको करके दिखाया था। बट अगर मैं अपना सर्वर इससे पीछे जाता हूँ, ईजीएस से पीछे जाता हूँ, ठीक है, अब मैं बैकएंड नाम की डायरेक्टरी में हूँ, सी ड्राइव के अंदर बैकएंड नाम की डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। अब अगर मैंने यहां से सर्वर स्टार्ट किया नोडमॉन, और देन मुझे क्या करना है, इस EJS क्लास के अंदर इस index.js को मुझे स्टार्ट करना है। अपना सर्वर मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बैकएंड से अपने सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ। बैकएंड से सर्वर मैंने स्टार्ट किया, एंटर हिट किया, सर्वर मेरा स्टार्ट आ गया, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्यूज को मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो इसको रन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, व्यूज ऑलरेडी रन होगा। बट जो भी मैंने अभी स्टैटिक फाइल्स को यहाँ पे आपको शो कराया है, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, इसकी जो भी स्टाइलिंग थी वो सब के सब चली गई, क्योंकि मैंने सर्वर कहाँ से स्टार्ट किया, बैकएंड से स्टार्ट किया है। ठीक है। और फिलहाल व्यूज तो सेट है, व्यूज डायरेक्टरी उससे मिल रही है, तो इस वजह से आपका पेज लोड हो गया, क्योंकि उसके लिए मैंने पाथ उसका सेट कर दिया था। जिस तरीके से मैंने व्यूज का पाथ सेट किया हुआ है, उसी तरीके से मुझे स्टैटिक फाइल का भी पाथ सेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस पाथ को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे अभी के लिए, इसको मैं हटाता हूँ, और इसके लिए इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, ताकि आपका सर्वर अगर किसी और फोल्डर से आप जाके पीछे जाके आप सर्वर स्टार्ट करो, देन उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो ऐप डॉट यूज का ही हम यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये मिडलवेयर है। फिर उसको एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, क्योंकि ये सर्व करेगा स्टैटिक फाइल्स को। देन मुझे क्या करना होगा, उस पब्लिक फोल्डर का पाथ उसे देना पड़ेगा। तो उसके लिए वही सेम चीज, पाथ डॉट ज्वाइन, वो ज्वाइन कर देगा। क्या ज्वाइन, किससे ज्वाइन करेगा, मैंने बताया था कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। इसका मतलब क्या होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपकी ईजीएस क्लास है ना, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी ईजीएस क्लास है, तो वर्किंग डायरेक्टरी जो रहेगा उसके साथ इस पब्लिक नाम के फोल्डर को वो ऐड कर देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पब्लिक नाम का ये फोल्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। तो इस तरीके से जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे, अब देन अगेन आपका उसी सेम जगह से आपका सर्वर स्टार्ट हो गया, क्योंकि नोडबॉन्ड का मैंने यूज किया, और ये चीज आपके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है। तो अगर आपने बैकएंड से भी सर्वर स्टार्ट किया है, देन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको ये लाइन यूज करनी होगी। पाथ सिंपली हमें इसको रिक्वायर करना होगा, डॉट ज्वाइन, ये ज्वाइन कर देगा। ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम है, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि आपकी सी ड्राइव के अंदर इस बैकएंड के अंदर ईजेएस नाम की क्लास है, उसमें उसके अंदर एक पब्लिक नाम की क्लास है, उसको वो एक्सेस करेगा। देन आपकी जो भी स्टैटिक फाइल्स होंगी वो सर्व हो जाएंगी प्रॉपर विदाउट एनी एरर। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोल नहीं दीजिए सर, भाई। नहीं। नहीं है? चलो, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक और चीज। ठीक है। यहाँ पे चीज क्या करते हैं, अभी मैंने बताया कि ये पब्लिक नाम का फोल्डर स्टैटिक फाइल सर्व करता है, जैसे CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट हो गया, इन सभी को मतलब कि यूज करने के काम आता है। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने क्योंकि स्टाइलिंग किया है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट भी मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट आप कैसे यूज करोगे। देन आपको 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट करने पड़ेगा। एक CSS नाम का फ़ोल्डर होगा, जिसके अंदर मैं इस style.css को ऐड कर दे रहा हूँ इस CSS के अंदर। देन जैसे ही मैंने इस CSS के अंदर style.css को ऐड किया, इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने डाल दिया। देन वैसे ही अब मेरा ये जितना भी स्टैटिक फाइल्स है वो काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। मतलब एरर क्या आएगा, मतलब वर्क नहीं करेगा, वो स्टैटिक फाइल सर्व नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं सर्व हो पाएंगी? क्योंकि इसकी लोकेशन अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने उसे style.css को एक CSS नाम के फोल्डर के अंदर मैंने इसको डाल दिया है।
देन आपको यहाँ पे एक और फोल्डर इंक्लूड करना पड़ेगा कि वो अब फाइल CSS के अंदर style.css के अंदर है। वही सेम काम आपको इसके अंदर भी करना पड़ेगा EJS के अंदर, जहाँ पे आपने सर्व किया हुआ है। CSS के अंदर अब style.css है, ठीक है। देन आप अगेन इसके पास जाओगे और इसे रिफ्रेश करोगे, अब वो वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अभी के लिए अभी मैंने तो इसको बनाया हुआ है। देन एक और मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि JS नाम से होगा, जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर मैं लिखूंगा। इसी के अंदर मैं एक app.js नाम का एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब इस app.js में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो उस चीज में, ठीक है। अभी के लिए अभी क्योंकि इंस्टाग्राम पेज तो मैंने ये क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे ये सब है, एक मैं काम करता हूँ, एक बटन यहाँ क्रिएट करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये बटन मैंने क्रिएट किया और ये क्या करेगा, ये थीम चेंज करेगा। थीम मतलब कोई अच्छा खासा थीम नहीं, चेंज थीम। मैं ऐसे करके इसको लिख देता हूँ, ठीक है, बस इतना। ये क्या करेगा, आपका बैकग्राउंड कलर नहीं है इंस्टाग्राम पेज का, वो उसे चेंज कर देगा, थीम उसका चेंज कर देगा। सपोज बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं इतना काम इसके अंदर करना चाहता हूँ। तो app.js के अंदर मैं सिंपली इस बटन को एक्सेस करूंगा। देन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, उसका बैकग्राउंड कलर, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम चाहते हैं ग्रे हो जाए, डार्क ग्रे हो जाए, ठीक है, ऐसा हो जाए, डार्क ग्रे हो जाए, ठीक है। ये चीज मैं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो भी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आप लोग को, तो मैं यहाँ पे किसी को बोलना चाहता हूँ ये काम करने के लिए। भूमिका जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हाँ ठीक है। हाँ, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, देन आपको क्या करना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मुझे इस बटन को एक्सेस करना है, ये जो इंस्टाग्राम वाला बटन है जहाँ पे मुझे चेंज थीम करना है। आप इसको जावास्क्रिप्ट इस app.js के अंदर इसको एक्सेस करो। देन आपको क्या करना है, जैसे ये बटन क्लिक हो, देन उसका कलर क्या हो कि डार्क ग्रे हो जाए, ठीक है। बटन को क्लिक करते ही पूरे बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन हो जाए, एंड देन उसको डबल क्लिक करने पे वही उसका व्हाइट कलर दोबारा आ जाए। मैं ये चाहता हूँ, आप कर सकते हो? हेलो, आप ओके। ये कर सकते हो? पहले तो बटन को उधर एक्सेस करना पड़ेगा ना, हमें गेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप इसको WJS में जैसे आप नॉर्मली करते थे ना, HTML की तरह, HTML पेज को आप एक्सेस करते थे, देन उस पर अप्लाई करते थे। आप HTML पेज पे जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पे जावास्क्रिप्ट ऐड करते थे ना, ये काम करते थे। चलो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि जिस भी पेज पे मुझे अप्लाई करना है, सपोज इस instagram.ejs पे मुझे अप्लाई करना है, तो आप वहां पे जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते थे, ठीक है। तो वही तरीके से मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करना होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट मैंने ऐड किया, और SRC में जो उसकी लोकेशन है, जो कि JS के अंदर है, JS फोल्डर के अंदर, इस JS के अंदर मुझे जाना है, और इसके अंदर app.js नाम की वो फाइल है, ठीक है, जिसे मुझे एक्सेस करना है, और जहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट अप्लाई, उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। ये बेसिकली यू कैन कंसीडर इट लाइक HTML पेज, एंड इसी पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड तो उसमें एक हाँ लेट बटन जो कि क्रिएट करना पड़ेगा। लेट हाँ हाँ, btn is लेट, equal to एक मिनट, लेट बटन इज इक्वल टू, btn is equal to हाँ, document dot query selector डॉक्यूमेंट dot एक query मिनट, selector डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, query selector हाँ। फिर ब्रैकेट में बटन लिखना पड़ेगा। उसका आईडी दिया है क्या है ना? नहीं, बटन का कोई आईडी मैंने यहाँ प्रोवाइड नहीं किया, मैं हाँ, उसके तो नेम से उसको एक्सेस कर लेता हूँ। बटन कर देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब आगे। फिर बटन डॉट एड इवेंट इसमें डालना पड़ेगा, है ना? हाँ, बटन डॉट एड इवेंट्स ना, आगे। हाँ, उसमें क्लिक के बेस पे रखना है ना, तो क्लिक हाँ, इवेंट एक दोनों बार डालना मुझे पड़ेगा। क्लिक के बेस पे रखना है। क्लिक करूं, देन उसका बैकग्राउंड कलर, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर, जो कि अभी वाइट है आई हाँ थिंक, ठीक है, उसका पूरे बैकग्राउंड हाँ कलर मुझे डार्क ग्रे चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ये पूरा बैकग्राउंड कलर जो ठीक। आपको दिख रहा है ना, ये मुझे डार्क ग्रे चाहिए, और देन अगर मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ, देन वो अगेन वाइट हो जाना चाहिए।
तो वो एक पहले क्लिक के बेस पे रहेगा। हाँ, वेरी गुड। क्लिक करते हैं, हाँ, फिर देन एक फंक्शन पास कराना पड़ेगा, एरो फंक्शन कर हाँ, सकते हैं एरो इसमें। फंक्शन पास करा देते हैं, देन हाँ, इसमें एक स्टाइल ऐड कर सकते हैं हम, मतलब बटन डॉट स्टाइल। बटन डॉट टाइम, स्टाइल बटन डॉट नहीं, स्टाइल, बट वो तो बटन। बटन की स्टाइल हो जाएगी ना, नहीं हाँ, हाँ, बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना मुझे है। पूरे तो बैकग्राउंड का बॉडी कलर, डॉट बैकग्राउंड कलर, हाँ, बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर, लेकिन उससे पहले मुझे उस बैकग्राउंड बॉडी, कलर। पूरे बॉडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको पता होगा। पहले मुझे पूरी बॉडी को ओके, सेलेक्ट करना हाँ पड़ेगा, हाँ। देन उसके बाद मुझे उसके अप्लाई करना होगा। तो मैं पूरी बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और देन उसकी जो भी पूरी बॉडी है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास पूरी बॉडी आ गई। अब देन, अभी बॉडी डॉट स्टाइल, हाँ, वेरी गुड, बॉडी डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, इज इक्वल टू ग्रे। हाँ, डार्क ग्रे कर देते हैं। हाँ, डार्क ग्रे इन ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। हाँ, डार्क ग्रे। डार्क ग्रे, ठीक है। हाँ, देन ओके। अभी डबल क्लिक वाला है तो उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट शायद हमें यूज करना पड़े, क्योंकि नहीं, नहीं, ऑलरेडी ग्रे ऐसा कुछ कलर नहीं। है। आप क्योंकि वो है ना, सिंगल क्लिक पे आपका आपका ये हो जाएगा, देन डबल क्लिक पे डायरेक्ट आप सिंपली लिख दो, कुछ आपको कंडीशन लिखने की ओके जरूरत नहीं। देन अगेन आपको बॉडी ओके। सेलेक्ट, एंड देन अगेन उसका जो वाइट है ना बैकग्राउंड कलर, देन उसको आप अगेन वाइट कर दो। बस ये एक सिंपल सा कोड है। ऑलरेडी मैंने उसको ऐड कर दिया है। देन अगेन मैंने सर्वर स्टार्ट किया, एंड इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ गया, चेंज थीम। देन इसको मैं अगर सिंगल क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड कलर ग्रेइश हो गया थोड़ा सा। आई होप आपको विजिबल होगा। एंड अगेन अगर मैं इस पे हाँ डबल क्लिक करूंगा, देन ये पूरा व्हाइट हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट अप्लाई होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ। इसमें ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी को हमने अगर बटन के क्लिक के ऊपर गेट किया है, अदरवाइज वहाँ पे हम ग्लोबली अगर डिक्लेयर कर दे तो हमें कोड ऑफलाइन दोबारा ना लिखनी पड़े, मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या? आपकी वॉइस थोड़ा प्रॉपर नहीं आ पा रही है, फिर से बोल सकते हो? हेलो, हाँ, हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, आप कोड दिखाइए थे 1 मिनट। हाँ, अच्छा, एक मिनट। हाँ, बताइए। अभी हमने ये लेट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टेड 2 बार लाइन डालनी, हाँ, हाँ, इसको हाँ, हम ग्लोबली डिफाइन कर दिए ऊपर, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, लाइन मैं हमें यही कर दोबारा देता नहीं हूँ। लिखनी हाँ, पड़ेगी, वेरी गुड। मतलब मुझे ऑप्टिमाइज नहीं हम लिखनी कोड पड़ेगी। को कर सकते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल कर हम्म, सकते हैं। इसको ग्लोबली कर देते हैं, हाँ, एंड मतलब दोनों देन में हमें लिखने हाँ, की हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें रिडंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। मैं ऐसे हाँ, भी लिख मतलब सकता हूँ। ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हाँ, कोड को हम ऑप्टिमाइज हो लाइन ऑफ जाएगा, कम करके। ठीक है। देन फिर भी वो काम करेगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देन ये थीम चेंज हो जाएगी। हाँ, डबल क्लिक करेंगे, देन व्हाइट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, और बाकी सबको भी आ रहा होगा। आप आपने बहुत अच्छा इसमें बताया, वेरी डबल गुड। क्लिक में कोई दूसरा दूसरा हाँ, कलर कर सकते हैं क्या, हाँ, मतलब हाँ, क्यों नहीं डबल कर क्लिक सकते। के ऊपर दूसरा कलर हाँ, कर हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको क्या बना दें, वो एग्जैक्टली पता चले। रेड कर दीजिए, रेड नहीं, आप डार्क डार्क पिंक कर दीजिए ऐसे। डार्क पिंक। वो होगा क्या ऐसे कलर? ओके, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक, ये डबल क्लिक, देन सॉरी, रिफ्रेश नहीं हुआ, एक मिनट। डबल क्लिक, ऐसा कोई कलर वर्किंग एग्जिस्ट रहेगा। नहीं कर रहा है, अब तो ठीक आप है। ग्रीन कर दीजिए। ओके, रिफ्रेश कर देते हैं, एंड देन सिंगल क्लिक ये, एंड डबल क्लिक ग्रीन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हो। देन आप में से किसी लोगों को और कुछ इसमें पूछना है? आप लोग को समझ में आया? चंदन जी, नवीन जी, दीपक जी, रोहित जी, संजीत जी, यस सर, आ गया। पक्का? हाँ सर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है? देन वेरी नो गुड, सर। नो सर। ठीक है। अगर कोई तो प्रॉब्लम इसको नहीं है एक तो तरीके से भी कर सकते थे ना, टॉगल करके। टॉगल ऐसे करके, हाँ, 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 ऑन बिल्कुल क्लिक। सही। हाँ, हाँ, आपने एकदम सही बोला। टॉगल करने से आप दूसरा कलर नहीं ला सकते। जैसे अभी इन्होंने कहा ना, ग्रीन कलर आप कर दीजिए। टॉगल करोगे तो देन आप नहीं एक सर, कलर अप्लाई टॉगल करोगे। करने से जैसे उसमें टर्सरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं ना।
हाँ, जैसे टर्नरी 2 कलर ऑपरेटर होंगे इसमें। मेरी बात सुनिए, आप उसमें 2 कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक आप व्हाइट कर सकते हो एंड देन आप कुछ और कलर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही वो कलर ऑफ होगा, देन आपका पहला वाला कलर बंद हो जाएगा, ठीक है? ऐसा काम करेगा। जो कलर अप्लाई होगा, टॉगल का मतलब होता है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है? जब ट्रू होगा तो चीज़ आपकी जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया होगा वो अप्लाई होगी, देन फॉल्स होगा तो देन पिछली वाली जो प्रॉपर्टी आपने जो आपकी एग्जिस्ट कर रही होगी वो वही रहेगी। उस दौरान पे आप ग्रीन नहीं कर सकते। जैसे अभी व्हाइट से इन्होंने ग्रीन कराया ना, वो काम आप नहीं कर सकते थे। नहीं सर, उसमें भी कर सकते हैं ना, जैसे कि एक टर्सरी और क्वेश्चन मार्क वाला वो नहीं होता है। टर्नरी ऑपरेटर मैं समझ गया, मैं टर्नरी आपकी कंडीशनल नहीं है जो सर। हाँ एक में सर ब्लैक वो कर डबल सकते हैं, और क्लिक वाला नहीं कर फॉल्स पाते। होगा तो फिर ग्रीन हो जाएगा। हाँ, वो मेरी बात आप समझे नहीं। मैंने किस पे आपको ये कराया है? डबल क्लिक ये वाला नहीं कर डबल पाते। क्लिक वाले पे मैंने आपको कराया ना। एक मैंने क्लिक दिया है एंड देन दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई किया वो डबल क्लिक पे किया है। जो आप बता रहे हो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे कि अभी मैंने इन्होंने जो अच्छा एक बात मैं आपको करके दिखाऊं क्या टॉगल वाला? आप बताओ नहीं अच्छा सर, क्या बताना चाहते समझ हो? गया वो, मतलब सिंगल क्लिक। नहीं, समझ गया हाँ, मैं सर, सिंगल क्लिक पे वो दोबारा उसी कलर पे जाएगा। हाँ, 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 वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलो ठीक है। ये चीज़ आप अपने पास से भी एक बार ट्राई करना। अगर आपके मन में कुछ ऐसा चीज़ आता है तो आप कोड लिखो, उसको एग्जीक्यूट करो, देन आपको खुद ही दिखेगा। नहीं सर, आ गया मुझे। फिलहाल के लिए मैं इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पक्का? मैं आगे बढ़ता हूँ। नो। हाँ, तो एक हेलो और सर। चीज़ की हाँ, हेलो? कोई कुछ बोल रहा है? आपका आवाज कट रहा मेरी वॉइस आ रही प्रॉपर कि कट रही है? आ रही है। है। अभी आ ओके। थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है इस समय, पता नहीं क्यों। वेदर खराब है ना यहाँ का। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि एक और नेम आपकी ज़ुबान पे रट जाना चाहिए जो कि है इंक्लूड। इंक्लूड का काम जैसे टेम्पलेटिंग जो अभी आपने पढ़ा वो कई बड़े-बड़े फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन सपोज कुछ ऐसा होता है, जैसे सपोज आपको अपने पेज पे फुटर इंक्लूड करना है। फुटर के लिए आप मल्टीपल पेजेस बना रहे होते हो, मतलब कि वो आप फुटर को अलग अलग पेजेस पे जिस भी पेज पे आप जा रहे होते हो, ठीक है? सपोज आप पहले लॉगिन पेज पे हो, देन आप होम पेज पे हो, देन आप अबाउट सेक्शन में हो, देन आप किसी और सेक्शन पे हो। ऐसे कर करके आप कई सेक्शन वेबसाइट पे आप क्रिएट करोगे। वहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, जो जो उसका फुटर रहेगा ना वो सारे जगह पे सेम रहता है। फुटर का जो कोड रहता है वो छोटा पार्ट रहता है, वहीं से उसको आप सब टेम्पलेट कह सकते हो, ठीक है? और जो पूरा का पूरा पेज रहेगा वो आपको वो आप उसको टेम्पलेट कह सकते हो। तो एक सब टेम्पलेट का काम करेगा इंक्लूड, ठीक है? जैसे आपका इंक्लूड क्या काम करता है, आपके छोटे छोटे फाइल्स सब टेम्पलेट्स क्रिएट करता है। जैसे आप कोई नैप बार क्रिएट करना चाहते हो, आप हेडर्स क्रिएट करना चाहते हो, आप फुटर्स को क्रिएट करना चाहते हो, कोई ऐसा छोटा पेज जो चाहते हो कि आप हर पेज पे दिखे, कोई ऐड आप लगाना चाहते हो, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो चाहते हो आप सारे पेजेस पे लगे, जहां या कुछ पेजेस पे लगे, तो आप उसके बारे में वो छोटे से कोड को आप इंक्लूड सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। वो बेसिकली ईजीएस्ट फाइल्स ही होती हैं, बट वो आप चाहते हो कि वो उसका आप एक से ज़्यादा जगह यूज़ कर पाओ, ठीक है? तो आप उसको इंक्लूड के अंदर लिख सकते हो। इंक्लूड एक हमें ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊँ, अगर मैंने लिखा होगा, हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, ये लिखा हुआ है। तो app.use express.static path.join डायरेक्टरी नेम पब्लिक, वही सेम काम है जो व्यूज़ के साथ हमने किया था। path.join डायरेक्टरी नेम पब्लिक, दिस कंस्ट्रक्ट्स एन एब्सोल्यूट पाथ टू द पब्लिक डायरेक्टरी, एक एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ? आपको पता है डिफरेंस? एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है? इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बेसिक क्वेश्चन है, जो आपसे एचटीएमएल के दौरान पे ये पूछ लिया जाएगा। वो सर जैसे एब्सोल्यूट रहेगा तो ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे। ग्लोबली एक्सेस कर पाएंगे, और रिलेटिव में किसी फाइल से करेंगे। किसी फाइल से करेंगे। अच्छा, और कोई ट्राई करेगा?
चंदन जी, नवीन जी, कोई है भाई बताएगा जो? नो आइडिया सर। नहीं आइडिया है? अरे बाप रे! आप लोगों ने एचटीएमएल में तो पढ़ा ही होगा ना रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ। वहाँ तो पाथ डिफाइन करा जाता है। जैसे इमेज की अगर आप लोग इमेज टैग का यूज कर रहे हो तो आप दो तरीके से इमेज प्रोवाइड कर सकते हो। आप या तो एब्सोल्यूट इमेज प्रोवाइड कर सकते हो तो रिलेटिव इमेज प्रोवाइड कर सकते हो, उसका सॉरी रिलेटिव सर यूआरएल सर प्रोवाइड कर सर सकते हो सर उस इमेज का। हाँ बताइए। एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। और रिलेटिव? रिलेटिव आपको उस इमेज का जो जिस तरीके जो रिलेटिव जो ग्लोबली जाएंगे तो दिखाएगा। ग्लोबली जाएंगे तो दिखाएगा। भूमिका जी आप ट्राई करोगे? दीपक जी आप ट्राई करोगे? नहीं पता सर। दीपक जी आप ट्राई करोगे? नहीं। ओके, मैं समझ गया था। सर वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करता है रिलेटिव पाथ। हाँ, रिलेटिव पाथ वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करता है। किसने बताया ये? दीपक जी ने बताया होगा। हाँ, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जो रिलेटिव होता है ना, वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटिव में आपकी फाइल्स या फोल्डर्स को की लोकेशन को दिखाएगा। जैसे आप कोई सपोज करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटिव, मतलब अभी आपने यहाँ पे व्यूज नाम का ये फोल्डर यहाँ पे इंक्लूड किया, या फिर ये रोल डाइज नाम का एक सॉरी ये फोल्डर थोड़ी ना, रोल डाइस नाम .egs नाम से आपने एक यहाँ पे फाइल इंक्लूड किया या डाला है, रेंडर कराने की कोशिश किया है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि रिलेटिव पाथ है जो हमने इसको पाथ दिया हुआ है। या फिर आप ये बेसिकली फाइल का ही तो पाथ है, यहाँ पे मैंने पाथ प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये रिलेटिव है, रिलेटिव पाथ है। क्यों? क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटिव में ये पाथ जा रहा है। रोल डाइस नाम का मैंने यहाँ पे क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर मैं देखूं तो इसके लिए व्यूज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे व्यूज का फोल्डर डिसाइड कर रखा है कि व्यूज को कहाँ से एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए जो व्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी ये व्यूज होगी, और व्यूज वर्किंग डायरेक्टरी है तो उस वर्किंग डायरेक्टरी के रिलेटिव में ये रोल डाइस को वो एक्सेस कर लेगा। ये रिलेटिव पाथ होता है, मतलब रिलेट करता है। एब्सोल्यूट पाथ अगर सपोज आपको लिखना है, तो अगर मैं आपको बताऊं एब्सोल्यूट पाथ अभी के लिए एग्जांपल में, तो आप इसी डायरेक्टरी को देख लो जो इसकी स्टार्टिंग से, जब सपोज ईजेएस क्लास की ये डायरेक्टरी है, इसकी स्टार्टिंग से रूट डायरेक्टरी जो आपकी होम डायरेक्टरी रहती है वहां से ये स्टार्ट होगा, सी ड्राइव से होम डायरेक्टरी। ये रिलेटिव जो सॉरी एब्सोल्यूट जो डायरेक्टरी होती है वो हमेशा ये होम डायरेक्टरी यानी बैकवर्ड स्लैश से आपकी स्टार्ट होगी। तो ये सी ड्राइव के अंदर ये बैकवर्ड स्लैश दिख रहा है ना, यहाँ से आपका पाथ स्टार्ट है। इसने पूरा स्टार्टिंग से पाथ उठाया हुआ है बैकएंड के अंदर ईजेएस क्लास के अंदर, ये वगैरह वगैरह। ये पूरा उसका पाथ बताएगा, पूरे एब्सोल्यूट पाथ बताएगा, और एब्सोल्यूट पाथ की स्टार्टिंग हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से होती है। ठीक है, ये बेसिकली कोई फाइल नहीं है, एक डायरेक्टरी की लोकेशन उसने दिखाया हुआ है सी ड्राइव के अंदर। तो जब आप फाइल्स की लोकेशन दिखाओगे ना, तो आप उसको फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश से आप उस पूरी लोकेशन को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक पूरी लोकेशन को आप दे रहे होगे। ये होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ रिलेटेड टू विच ये रिलेटेड टू डायरेक्टरी होता है, ऑन द वर्किंग डायरेक्टरी जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है, और भी डिटेल में हम आगे चल के जब हम इसको बात कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये समझना ही पड़ेगा। फिलहाल तो HTML पढ़ाते समय ये सारी चीजें बता दी जाती है। फिलहाल अभी के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, दिस कंस्ट्रक्ट एन एब्सोल्यूट पाथ टू द पब्लिक डायरेक्टरी। ये लाइन पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम को पब्लिक से जोड़ देगा, मतलब इसकी जो भी एब्सोल्यूट पाथ ये हमने बताया अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी लाके दे देगा। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मींस वो सी ड्राइव के अंदर बैकएंड के अंदर ईजेएस क्लास के अंदर है, ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, ये पूरा पाथ आपको लाके देगा। उसके बाद उसमें पब्लिक नाम का फोल्डर पे वो एक्सेस कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देन पब्लिक लिखना है। ठीक है, ये मैं लिखना शायद भूल गया। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ठीक, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, दिस इज द node.js वेरिएबल दैट कंटेन्स द पाथ ऑफ द करंट डायरेक्टरी। ये एक node.js वेरिएबल है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, जो कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी को स्टोर करके रखता है ऑफ द स्क्रिप्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होती है ना, आप मत समझना कि बैकएंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बैकएंड वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, हो तो रही है
एक्सप्रेस EJS क्लास वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, क्योंकि मैं बैकएंड से भी रन कर रहा था, तब भी मैं EJS क्लास के index.js पे जा रहा था, तो स्क्रिप्ट EJS क्लास वाली एग्जीक्यूट हो रही थी। तो वही करंट डायरेक्टरी ऑफ द स्क्रिप्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड जो हो रही है, ठीक है, उसी का पाथ ये डायरेक्टरी अंडरस्कोर dir नेम ये उसको कंटेन करेगा। पाथ डॉट ज्वाइन ये सिंपली से ज्वाइन करेगा इस डायरेक्टरी नेम को, जो भी करंट डायरेक्टरी नेम होगा, विद पब्लिक फोल्डर, ठीक है, इस पब्लिक फोल्डर के साथ उसे ज्वाइन कर देगा टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट पाथ। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट पाथ क्रिएट करेगा, नहीं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक जितना भी उसका जो उसकी डायरेक्शन है, वो पूरे डायरेक्शन के साथ उसका पाथ क्रिएट करेगा, विच इज नॉट रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ नहीं है, यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट पाथ है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि मुझे इंक्लूड के बारे में बताना है, तो इंक्लूड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सब टेम्पलेटिंग के लिए। छोटे छोटे पार्ट्स अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो उसके लिए आप इंक्लूड का यूज कर सकते हो। इन EJS यानी एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट में द इंक्लूड फीचर इज यूज्ड टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ वन EJS फाइल इनटू अनदर। मतलब एक EJS फाइल आप क्रिएट कर लो, उसके उस फाइल का जो भी कंटेंट है, आप अगर मल्टीपल EJS फाइल्स में यूज करना चाहते हो, देन आप इससे इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करो, देन इंक्लूड्स नाम के फोल्डर में वो कोड लिख दो एंड देन उसको इंक्लूड कर लो जिसमें भी आप चाह रहे हो उस फाइल में। दिस हेल्प्स टू कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल। ये आपके कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल बना देगा। रीयूज कोड कॉमन पार्ट ऑफ योर वेबसाइट लाइक हेडर्स हो गया, फुटर्स हो गया, नेविगेशन बार हो गया, कैन स्टोर इन सेपरेट EJS फाइल्स एंड इंक्लूडेड व्हेनेवर नीडेड, और इससे आप इंक्लूड कर सकते हो जब भी आपको नीड पड़े। तो मैं ये चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। तो जो भी आपको सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं एक फुटर ऐड करना चाहता हूँ इस instagram.ejs और error.ejs के अंदर, दो ही फाइल मैंने बनाई, चाहे तो आप रोल डाइस और होम के अंदर भी फुटर ऐड कर दो। तो मैं एक फुटर को ऐड करना चाहता हूँ, मैं बेसिक सा ये काम करना चाहता हूँ कि मैंने जितनी भी अभी तक फाइल्स बनाई है ना EJS की, उन सभी के नीचे एक मैं फुटर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये बेसिक सा कोड है। देन आप क्या करोगे, इस व्यूज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करोगे। ये फोल्डर भी बिल्कुल सेम नाम से आपको क्रिएट करना है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, और आप पर्टिकुलर कोड को डिवाइड करोगे छोटे छोटे पार्ट में। आपको अगर फुटर इंक्लूड करना है या हेडर इंक्लूड करना है या कोई छोटा पार्ट है कोड का, तो आप इंक्लूड के अंदर ही आप उसे इंक्लूड कर रहे होगे। इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करोगे, देन इसके अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे जो कि आपकी footer.ejs होगी, ठीक है। footer.ejs नाम से ये मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा। देन इसके अंदर आप EJS कोड लिख सकते हो। फिलहाल ये क्या हुआ, अच्छा सर्वर स्टार्ट है ना। इसके अंदर आप EJS नाम का कोड लिख सकते हो। फिलहाल मैं अभी ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैं एक डिव बस क्रिएट करता हूँ, और डिव के अंदर मैं क्या लिख दूँ, कॉन्टैक्ट, अरे कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, आप ये क्रिएट कर सकते हो। देन 91 एंड सिंपली आप जो भी आपको नंबर प्रोवाइड करना है वो आप कर लेना, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल देना है तो ईमेल अस, ये बस छोटा सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे हम लोग करेंगे, xyz@gmail.com, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब इसके लिए भी अगर आप कुछ CSS अप्लाई कर दो, जैसे ये तो सिंपली एक SH आ जाएगा, तो मैं इसमें एक स्टाइल ऐड कर देता हूँ। देन ये एक डिव है, देन इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सपोज मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ, एंड क्योंकि मैं ब्लैक दूंगा तो फिर इसका मुझे फॉरग्राउंड कलर यानी वाइट देना पड़ेगा, नहीं तो विजिबल नहीं होगा किसी किसी जगह पे। तो इसका फॉरग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, और इतना चीज़ अभी रखते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने एक footer.ejs नाम का यहाँ पे फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अच्छा, इसको करने से पहले भी मैं आपको इंक्लूड एक चीज़ दिखा सकता था। चलो रुको, एक और चीज़ मैं आपको करके पहले दिखा देता हूँ। इसको अभी मैं थोड़ा सा होल्ड रख रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाने के लिए बस, क्योंकि एक और अच्छा चीज़ आ गया है। आप head.ejs नाम से एक फाइल क्रिएट करो, ठीक है। head.ejs नाम से एक फाइल क्रिएट करो। देन ये इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम का ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके अंदर मैंने इसको लिंक किया हुआ है
CSS को, फाइल को, एंड ये टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, देन ये आप इसको यहाँ से कट कर लो। सिंपली आपने कट कर लिया, देन इस हेड के अंदर आओ और आप यहाँ पे ले आके इसको कोड को पेस्ट कर दो, ठीक है, देन इसे सेव कर लो। ये इतना काम हो गया। अभी के लिए मेरा वहां पे CSS अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इंस्टाग्राम पेज तो किसी और पे है, उस पर मैंने बॉडी केवल लिखा है, हेड तो बिल्कुल हटा दिया, ना उस पर CSS है ना कुछ है। इसको इंक्लूड करने के लिए आपको सिंपली देखो इस सिंपल का यूज करना पड़ेगा, यानी लेस देन परसेंटेज, उसके पास एक डैश रहेगा, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेटर देन का आपको सिंबल लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको इंक्लूड लिखना होगा, देन आपको उस फाइल का नाम जहां पे आपने इसको स्टोर किया हुआ है, ठीक है, जहां पे आपने इसके ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो आपका था उसको आपने जहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है हेड सेक्शन, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। उसको इंक्लूड करने के लिए सिंपली आपको इंक्लूड लिखना है, देन आपको क्या करना है, या तो सिंगल या तो डबल क्वेट्स का यूज करना है, देन आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है। यहाँ पे इस फोल्डर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। इस इंक्लूड्स नाम के फोल्डर को वो ढूंढेगा, इंक्लूड्स नाम के फोल्डर, और यहाँ पे ध्यान रखना कि आगे आप फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश कुछ लगा मत देना, वरना एरर आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो भी फाइल का नाम आप जिसको इंक्लूड करना चाहते हो, आप मैं यहाँ पे head.ejs को इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये सिंपल सा मैं यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, देन वो चीज इंक्लूड हो जाएगा और अभी भी आपका कोड एज सेम वर्क करेगा जैसे आपका कर रहा था। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे एक एरर आ गया कि इंक्लूड क्या एरर आया भाई, दिस इंस्टाग्राम पेज पाथ कुड नॉट फाइंड द पाथ ऑफ इंक्लूड, इसका पाथ नहीं मिल रहा है, कह रहा है पाथ तो सही था, स्पेलिंग सही है ना, INCLUDES इंक्लूड्स, और फिर अच्छा यहाँ पे मैंने हेड लिखा है और यहाँ मैंने हीप लिख दिया है गलती से, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा यहाँ से हो जा भाई, हेड, ठीक है, head.egs सिंपली, ठीक है। देन अगेन अगर मैं चेक करूं, रिफ्रेश करता हूं, देन हमारा वो सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर मैं इसका थीम देखूंगा तो वो चेंज हो रहा है और बाकी जो स्टाइलिंग थी वो भी चेंज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, तो कैसे हमने इंक्लूड्स का यूज़ किया है। ये सब ये जो हमने head.ejs बनाया उसमें मैंने ज़्यादा कोड नहीं लिखा, ये ऊपर वाला कोड लिख दिया है बस। ये टेम्पलेट है, एक सब टेम्पलेट है। अब इसका यूज़ मैं चाहे तो error.ejs के अंदर भी कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको उठा लूँ, हेड वाला सेक्शन कहाँ गया भाई, इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे कॉपी, इसको उठाने की क्या नीड है, एक मिनट यहाँ से भी मैं इन सारे चीज़ों को हटा देता हूँ एंड देन मैं उसको बस यूज़ कर लेता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ जिसको मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो इंक्लूड करने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे इंक्लूड लिखना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर वही सेम टू सेम चीज़ें। आप ध्यान रखना कि इंक्लूड्स लिखने से पहले आप कोई भी स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश मत यूज़ कर देना, वरना एरर आ जाएगा। देन उस फाइल का नाम जिससे मुझे इंक्लूड करना है head.ejs, ठीक है, बस इतना काम कर लेंगे तो वो एरर वाले जगह पे भी जो जहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे सौरभ नाम का मैंने कोई भी पेज नहीं क्रिएट किया हुआ था, तो अगर हम सौरभ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, ये देखिए सेंटर में आ रहा है, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं ये वाला पेज भी सही वर्क कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होता है इंक्लूड, यानी सब टेम्पलेट्स को इंक्लूड करता है। देन वही काम मैं जो अभी कर रहा था फुटर के साथ, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फुटर ऐड कर लिया है। देन अब मुझे कहीं पे भी इसको यूज़ करना है, कहीं पे भी, जैसे सपोज मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे इसको इंक्लूड करना है, तो फुटर को बेसिकली हम लोग सबसे नीचे यूज़ करते हैं, तो देन हम इसको स्क्रिप्ट टैग के ऊपर ऐड कर लेते हैं। इंक्लूड करने के लिए भी वही सेम टू सेम आपको कोड लिखना है कि आपने इंक्लूड किया है, एक मिनट, इंक्लूड, सॉरी, आपको इसी तरीके से इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सिंबल यूज करना है, देन आपको इंक्लूड लिखना है एंड देन आपको उसकी लोकेशन पास करनी है, जो भी उस लोकेशन पे जिस पे है। तो आपको यहाँ पे इंक्लूड्स, बहुत ध्यान रखना कि कोई भी स्लैश नहीं होना चाहिए इस केस में,
ठीक है। देन उसके बाद जो भी फाइल नेम है, यहाँ के लिए footer डॉट EJS नाम की फाइल है, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगा और देन उसको सेव करूंगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। मैं नीचे जाता हूँ एंड सॉरी, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। एंड हाँ, तो ये आप लास्ट में देख सकते हो, लास्ट में ये चीज़ अप्लाई हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको लास्ट में, ये कॉन्टैक्ट अस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ईमेल और वगैरह वगैरह। चाहे तो मैं इसकी विथ भी बढ़ा सकता हूँ, footer डॉट EJS, और यहाँ पे इसका विथ बढ़ा देते हैं, सॉरी विथ नहीं, हाइट कर देते हैं कुछ सेट, हाइट इसको ठीक है, हाइट इसको मैं कितने दे दूँ, 20 पिक्सल, या नहीं सॉरी 50 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, HEIGHT। स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना। इसका हाइट थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा। ये विथ की स्पेलिंग मतलब सॉरी, ये आपका हेडर्स यहाँ पे ऐड हो गया। बेसिकली इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बस मैंने दिखाने के लिए ऐड किया हुआ है। अब इसी हेडर्स को आप चाहो तो मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और सपोज आपको इस एरर डॉट EJS में भी अगर आपको सपोज हेडर दिखाना है, शो करना है, देन आप बस इस लाइन को इंक्लूड कर दो। एंड अगर सपोज आप रोल डाइस पे इस हेडर को दिखाना चाहते हो, देन सबसे लास्ट पे जाओ, इसको इंक्लूड कर दो, सिंपल। एंड अगर आप होम डॉट EJS पे दिखाना चाहते हो तो इसको इंक्लूड कर दो। बस इतना काम करना है। आप उस कंपोनेंट, उस सब टेम्पलेट को आप मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे होगे। जैसे कि सपोज कोई ऐसा यूजर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस कंडीशन पे भी ये हेडर्स इंक्लूड हो गया, भले वो थोड़ा ऊपर आया, उसकी CSS प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, उसे नीचे करना पड़ेगा। देन एक और मैंने रोल डाइज नाम से आपको बना के दिखाया हुआ था, कि अगर सपोज रोल डाइस वाले पे मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे भी हेडर आ गया। देन अगेन अगर और कौन सा था, होम राउट पे अगर मैं जाना चाहूँ, तो होम राउट पे अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे भी हेडर मेरा इंक्लूड हो गया। तो ये था कि सब टेम्पलेटिंग के क्या, सब टेम्पलेटिंग किस काम आता है। ठीक है, कि छोटे छोटे पार्ट में मुझे अपने कोड को ब्रेक करना है और देन उसे यूज़ करना है। इतने चीज़ों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो बताओ, बताइए। कोई बोलेगा? चंदन जी, दीपक जी, रोहित जी, नवीन जी, संजीत जी, नो सर, नहीं है। नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नो नहीं है? सर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारा EJS था। इतना ही मेरा EJS है, जिसको मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो EJS का सेक्शन यहीं तक था। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि अभी मेरे पास 20 मिनट है, तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ। मैं आपको राउट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, बताइए। नया स्टार्ट नहीं कीजिए, एक दिन टाइम दीजिए इसको अच्छे से रिवीजन करने के लिए। फिर बस थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा है, ये कुछ हो जा ज़्यादा रहा नहीं है, है। मतलब जैसे ये पूरा नया हो गया, अब जैसे राउट आएगा तो पूरा नया हो जाएगा। राउट नहीं है, वो मेथड है, गेट और पोस्ट मेथड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, तो वो आपने पहले भी पढ़ा होगा। टाइम रहता है, एक्सप्लोर अच्छा से किया जाता है सर, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल लेके कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वो करूँगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो तो नेक्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं आपको रिवीजन बता नहीं दूँ। बता रहा। ओके सर। चलो ठीक है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बोलना ना। ठीक है, कोई ओके प्रॉब्लम ओके, नहीं नो है। प्रॉब्लम। ठीक है, क्या क्या क्या, अब चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं HTTP वर्ब्स को। अब धीरे धीरे करके हम लोग अपने रेस्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने नोट पढ़ लिया, हमने एक्सप्रेस पढ़ लिया, हमने टेम्पलेटिंग पढ़ लिया, EJS जिसमें कवर किया। देन आज हम लोग गेट और पोस्ट के बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम उप्स को समझ रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन अगली जो क्लास होगी, या तो उसी क्लास में ही हम लोग रेस्ट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो रेस्ट के बाद सिंपली आपका जो बेसिक बैकएंड का चीज़ है, क्योंकि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस पे उसके बाद आप जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग बैकएंड के लिए हम लोग डेटाबेस को समझ रहे होंगे। तो मुझे मना कर दिया गया है कि आपको SQL नहीं पढ़ानी है।
ठीक है, आप लोगों ने कहा था जैसे कि एसक्यूएल भी आपको पढ़नी है, तो एसक्यूएल के लिए मुझे मना कर दिया गया है। आपको सिंपल मुझे एक ही डेटाबेस पढ़ाने को मिला है जो कि है मोंगोडीबी। ठीक है, तो वो भी मैं सर आपको बता पढ़ा देता हूँ। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको सर दिक्कत पढ़ा नहीं है, दीजिए, कोई बट प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है उस दौरान पे अभी जितना टाइम ड्यूरेशन मिला है, तो जो काम जितना जरूरी है वो काम पहले खत्म करना है। जैसे कि जो लिमिट मिली हुई है उस लिमिट के अंदर जो काम दिया गया है वो काम पहले कवर करना है। अगर सब टाइम, लोग मिलके बात करेंगे सर हम लोग। अरे आप ठीक पढ़ा है दीजिए, भाई आप साहब, कंटिन्यू कर दीजिए उसको। भाई साहब सुनो तो सही है, आप सुनते ही तो नहीं हो। जो टाइम ड्यूरेशन है वो उस टाइम ड्यूरेशन में मुझे जितना काम दिया गया है मैं पहले वो करूंगा। अब उसके बाद, क्योंकि अगर उसके बाद मेरे पास समय मिला तब हम जरूर उस चीज को हम लोग कवर कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पहले जो चीज रिक्वायरमेंट है ना, जो दूसरे की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीजें कवर करनी है, तो मैं उतने टाइम ड्यूरेशन में पहले वो सारी चीजें कवर कर देता हूँ। मुझे रेस्ट तक कहा गया है तो मैं रेस्ट तक प्लस एक मोंगोडीबी डेटाबेस कहा गया है, मैं मोंगोडीबी डेटाबेस कवर कर देता हूँ, क्योंकि जो टाइम लिमिट मुझे प्रोवाइड किया गया सर था वो मेरे रिएक्ट पास भी बहुत सही से कम है। कंप्लीट नहीं हुआ है। हेलो क्या? सर, हाँ, रिएक्ट भी सही से कंप्लीट नहीं हो पाया सर, अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं हम लोग। देखिए वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी में आप बात करिए। ठीक है, मुझसे जो काम कहा गया है ना मैं वो काम करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आप लोग अगर आपको किसी को भी क्वेरी हो तो वो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपको बात करनी पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को हम लोग समझते हैं, और इसके बीच में डिफ्रेंशिएट आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो गेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट ये दो HTTP वर्ब्स हैं जिसको हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे थे। ऐप डॉट गेट अभी तक हमने बहुत देख लिया, अभी हम आगे आने वाले समय में ऐप डॉट पोस्ट को भी देख रहे होंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं, देन आगे रेस्ट में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो गेट रिक्वेस्ट बेसिकली किस लिए काम आता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसको रिट्राइव डेटा फ्रॉम द सर्वर। बेसिकली ये सर्वर से डेटा को रिट्राइव करने के लिए, यानी पाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सर्वर से कोई भी डेटा को अगर मुझे ले आना है तो उसके लिए मुझे गेट रिक्वेस्ट का यूज करना होगा, गेट का यूज करना होगा, ऐप डॉट गेट, सर्वर से डेटा ले आने के लिए। और अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो व्हेन यू टाइप अ यूआरएल इन योर ब्राउजर, जब भी आप अपने ब्राउजर पे यूआरएल को टाइप करते हो देन प्रेस एंटर, और एंटर प्रेस करते हो, गेट रिक्वेस्ट इज मेड, तो उस दौरान पे एक गेट रिक्वेस्ट जा रही होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज आप ब्राउजर ओपन किए हो, उस पर आप www.google.com आपने एंटर किया एंड देन प्रेस हिट प्रेस किया, या आपने एंटर पे प्रेस किया, देन उस दौरान पे कौन सी रिक्वेस्ट वहां पे जा रही होगी। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। नहीं, ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, ये गेट रिक्वेस्ट है। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो जब भी आप यूआरएल ब्राउजर पे, कोई भी ब्राउजर पे आप यूआरएल एंटर करोगे, उसके बाद प्रेस एंटर करोगे, तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी, वो रिक्वेस्ट का मोड जो होगा वो गेट रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट के बारे में और कुछ अगर बात करूं तो सेंड डेटा इन द यूआरएल, ये इसमें यूआरएल में डेटा हम सेंड करते हैं क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। क्यूरी स्ट्रिंग मतलब जैसे हमने क्यूरी स्ट्रिंग की बात किया था कि क्वेश्चन मार्क लगा की वैल्यू पेयर्स हम लोग भेजते हैं, इसी टाइप में उसमें कुछ डेटा जा रहा होता है। जो गेट रिक्वेस्ट के दौरान पे जो डेटा जाएगा वो यूआरएल में जाता है, सेंड डेटा इन द यूआरएल। आप जो भी गेट रिक्वेस्ट करोगे और उस दौरान पे जो भी डेटा आप सेंड करोगे, ठीक है, फॉर्म में जो भी डेटा आप सेंड करोगे, तो वो आपको विजिबल होगा, आपके वो आपके यूआरएल पे विजिबल होगा एज अ क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ये चीज अभी हम करके दिखाएंगे आपको। टाइपली यूज्ड फॉर फेचिंग और रीडिंग डेटा, इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग डेटा को रीड करने के लिए और फेच करने के लिए यूज़ करते हैं। पैरामीटर्स विजिबल इन यूआरएल, आप यूआरएल में जो भी पैरामीटर्स आप सेंड करोगे वो विजिबल होगा, सो इट इज़ लेस सिक्योर फॉर सेंसिटिव डेटा। तो इसलिए ये सेंसिटिव डेटा के लिए थोड़ा सा नहीं अच्छा है, मतलब लेस सिक्योर है। आप इसमें लिमिटेड डेटा ही भेज सकते हो, गेट रिक्वेस्ट के दौरान पे आप लिमिटेड डेटा ही भेज सकते हो, और केवल एक ही फॉर्मेट है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप अपना डेटा भेजोगे। ठीक है, अगेन एक बार अगर मैं बता दूं तो गेट रिक्वेस्ट बेसिकली आपको सर्वर से डेटा ले आने के लिए काम आता है। आप सर्वर से डेटा अगर आपको लेना है तो आप गेट रिक्वेस्ट का यूज करोगे। और जब भी आप गेट रिक्वेस्ट का मतलब सपोज आप ब्राउजर पे कोई भी यूआरएल प्रेस करते हो और उसके बाद एंटर प्रेस करते हो, तो उस दौरान पे गेट रिक्वेस्ट ही आपकी जा रही होती है। गेट रिक्वेस्ट में जब भी आप डेटा सेंड करते हो गेट रिक्वेस्ट की मदद से, तो वो यूआरएल पे विजिबल होता है। एंड आप इसका यूज बेसिकली कोई भी चीज रीड करने के लिए या फेच करने के लिए आप इसका यूज कर रहे होते हो।
पैरामीटर्स जो भी होंगे वो उसके यूआरएल पे आपको विजिबल रहेंगे, इसलिए ये लेस सिक्योर रहता है। आप इससे लिमिटेड डेटा भेज सकते हो और जो भी डेटा भेजोगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो आप इसमें जो डेटा भेजोगे पोस्ट रिक्वेस्ट में, इसका यूज हम लोग डेटा को सर्वर के पास भेजने के लिए करते हैं। गेट रिक्वेस्ट का सर्वर से डेटा मांगने के लिए करते हैं, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज हम लोग सर्वर पर डेटा भेजने के लिए करते हैं, सेंड डेटा टू द सर्वर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। व्हेन यू सबमिट अ फॉर्म ऑन अ वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट पे कोई फॉर्म को सबमिट करते हो, देन अ पोस्ट रिक्वेस्ट इज ऑफन मेड, तो उस दौरान पे आपका कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा होता है। सेंड डेटा इन द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट, इसमें ऊपर वाले में गेट रिक्वेस्ट जब भी भेजते हो तो डेटा कहाँ विजिबल होता है, डेटा यूआरएल में आपको क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वो डेटा आपको विजिबल होगा। लेकिन अरे ये क्या खुल गया भाई, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट के समय में आपका जो डेटा होगा वो रिक्वेस्ट की बॉडी में होगा, यानी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आपका पोस्ट रिक्वेस्ट का डेटा होगा। सेंड डेटा इन द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आपका डेटा होगा, नॉट द यूआरएल, यूआरएल के अंदर नहीं होगा। लेकिन गेट के केस में वो डेटा यूआरएल में आपको विजिबल होता है, लेकिन पोस्ट के केस में आपको डेटा विजिबल नहीं होगा, वो बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर वो डेटा होगा। यूज्ड फॉर एक्शंस दैट चेंजेस डेटा ऑन द सर्वर, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट चेंज द डेटा ऑन द सर्वर, कोई भी सर्वर पे अगर कोई डेटा को चेंज करना है या उसे अपडेट करना है या कोई डेटा इंसर्ट करना है, तो उस केसेस में हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज कर रहे होंगे, लाइक क्रिएटिंग अपडेटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह के लिए। अब क्योंकि इस पे डेटा विजिबल नहीं होगा यूआरएल पे, तो ये ज़्यादा सिक्योर होगा, मोर सिक्योर फॉर सेंडिंग सेंसिटिव डेटा कंपेयर टू द गेट, ठीक है। आप गेट के कंपेयर में इससे ज़्यादा सिक्योर में डेटा सेंड कर सकते हो। गेट में केवल स्ट्रिंग टाइप का डेटा आप सेंड कर सकते थे, लेकिन पोस्ट के केस में आप स्ट्रिंग भी सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हो, जिशन फॉर्मेट में भी डेटा सेंड कर सकते हो, यानी किसी भी फॉर्मेट में आप कोई भी डेटा सेंड कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इसको जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। एंड मैं इस फाइल को, जो ये फोल्डर है उसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन एक और मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक मैं मिसलेनियस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, टर्मिनल पे आ गए, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने बताई केवल उतनी को ये भी कवर करेंगे। देन इसके अंदर मैं 2 फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एक मैं बना देता हूँ, एक बैकेट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फ्रंट एंड नाम से, ठीक है। ये दोनों फोल्डर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब इस फ्रंट एंड के अंदर अभी के लिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सीडी करूँगा, फ्रंट एंड पे मुझे जाना है, मैं फ्रंट एंड के अंदर हूँ, ठीक है। अब इस फ्रंट एंड के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा index.html नाम से, index.html नाम से एक HTML फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इसी HTML फाइल के अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली इसे इंसर्ट करता हूँ, और बेसिकली हम लोग अब पढ़ने वाले हैं गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक हेडिंग पहले दे देता हूँ h1। अब यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, एक गेट रिक्वेस्ट होगा। देन इसके अंदर एक मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ, और फॉर्म के अंदर एक इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप इसका जो रहेगा, इसका टाइप मैंने टेक्स्ट रख दिया, एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे यूज़र नेम हम दे सकते हैं, यूज़र नेम एंटर करना है। देन एक नेम दे सकता हूँ,
नेम मतलब आपको समझ में आता होगा, जब आप क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप डेटा आपका जा रहा होगा तो वो नेम से ही हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना पड़ेगा नेम वैल्यू पेयर। आई होप आपने HTML में जो फॉर्म पढ़ा होगा वहाँ पे आपने नेम वैल्यू पेयर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक नेम दे देता हूँ यूजर नाम से। ठीक है, देन इसी तरीके से मैं एक और चीज़, एक और इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं टाइप इसका पासवर्ड दूंगा। देन इसका नेम इसको पासवर्ड ही दूंगा प्लेस होल्डर पे, एंड नेम इसको मैं पास दे देता हूँ। ये चीज़ हो गया। एंड देन इसको मैं इस पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन जिस पे मैं सबमिट या रजिस्टर कर लेता हूँ, रजिस्टर। ठीक है, और हमें क्योंकि यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजना है तो मैं एक मेथड का यूज करूंगा जो कि है गेट। ठीक है, मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ सबसे। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, और जैसे ही गेट रिक्वेस्ट जाए तो उस कौन से एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, सॉरी एक्शन कहाँ पे वो जाना चाहिए, गेट रिक्वेस्ट स्लैश रजिस्टर पे जाना चाहिए, यूजर रजिस्टर पे वो मेरा गेट रिक्वेस्ट चला जाए। ठीक है, इतना काम मैं अभी के लिए करता हूँ। और इसी तरीके से मैं अभी इस पे ये भी क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज एक HR लाइन यहाँ पे दे देता हूँ। और ये चीज़ मैं अभी क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको डिफरेंस बस बताना चाह रहा हूँ जो भी मैंने बताया है, पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे बस मेथड की जगह मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले मैंने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया, नीचे वाले मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, बस इतना काम मैंने अभी के लिए किया है। और देन इस पेज पे मैं जाता हूँ क्योंकि ये एक HTML पेज है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको गेट रिक्वेस्ट दिख रहा होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट दिख रहा होगा। पहले सबसे पहले हम गेट रिक्वेस्ट देखते हैं। गेट रिक्वेस्ट के केसेस में मुझसे यूजर नेम मांग रहा है, मैं यूजर नेम दे देता हूँ। सपोज मैंने अपना यूजर नेम दिया एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ। ठीक है, कुछ मैंने पासवर्ड दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक्शन लिखा है, हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा स्लैश रजिस्टर पे। बट वहाँ पे आप एक डिफरेंस देखना, जैसे ही मैंने इस पे किया स्लैश रजिस्टर पे, क्योंकि कोई पेज तो बना नहीं है, स्लैश रजिस्टर पे हमारा पेज चला गया। बट आपको यहाँ पे देखोगे URL के अंदर आपको डेटा दिख रहा होगा जो मैंने वहाँ इंसर्ट किया था। स्लैश रजिस्टर पे वो राउट पे गया और क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैंने जिससे डेटा बोला था कि गेट रिक्वेस्ट जो होगा URL पे क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, देन यूजर, इसका की एंड वैल्यू, देन अगर दूसरा की वैल्यू है तो बीच में एक ये सिंबल आता है। ठीक है, एंड का सिंबल होगा। ठीक है, और देन पास सॉरी इसमें PASS लिखा हुआ है, देन उसका पासवर्ड जो मैंने एंटर किया वो लिखा हुआ है। तो गेट रिक्वेस्ट के सेंस में ये मुझे अपना जो भी डेटा मैंने वहाँ पे भेजा है गेट रिक्वेस्ट के दौरान पे रजिस्टर करते दौरान, तो मेरा वो जो डेटा है ना वो इस URL पे दिख रहा है क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है। वहीं पे मैंने बताया ना ये लेस सिक्योर है और इसमें हम केवल स्ट्रिंग टाइप का डेटा भेज सकते हैं। जो भी हम डेटा सेंड करेंगे वो मुझे इस URL पे विजिबल होगा, तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो वो डेटा यहाँ पे विजिबल है। बट अगर मैं इसको चेक करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में, और सेम चीज अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में करूं और मैं उसे रजिस्टर करूं, देन आपका यहाँ पे देखोगे ये पेज इस तरफ आ गया और यहाँ पे कुछ भी आपको स्लैश रजिस्टर वो केवल दिखा रहा है और कोई भी डेटा इसके साथ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो डेटा गया है वो गया तो है बट रिक्वेस्ट बॉडी में गया हुआ है। रिक्वेस्ट की जो बॉडी है ना उसके अंदर ये आपका डेटा गया हुआ है। तो ये डिफरेंस है गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली 4 ही मिनट बाकी है तो इसके आगे मैं नहीं कराने वाला। तो बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है गेट और पोस्ट को समझने के लिए। अगली क्लास में हम लोग इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे के साथ इसको कवर करेंगे। देन हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कवर कर रहे होंगे जिसके अंदर हम कई कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप्स और इनहेरिटेंस ये सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। हाँ, तो बताइए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम सर। नहीं है कोई प्रॉब्लम। दीपक जी, रोहित जी, नवीन जी, संजय जी, संजीत जी बताइए। ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भी? तो एक काम करना आप लोग, नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी एक बार फिलहाल तो संडे को एक बार चेक कर लेना, संडे या कल भी आप एक बार लिंक चेक कर लेना। हो सके तो आपको एक और एक्स्ट्रा क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, या तो कल ही मिलेगी या तो संडे को मिलेगी। ठीक है,
क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस रेगुलर के लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि रेगुलर क्लासेस वो अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उनका भी अजीब गरीब ढंग है, पता नहीं क्या। ठीक, तो एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लूँगा एक्स्ट्रा क्लास, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर अगली क्लास आपके मंडे को ही होगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि आपका केवल अभी मुझे क्या कराना है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको मिलेगा। देन उसके बाद हम लोग रेस्ट को कवर करेंगे, हो सकता है रेस्ट में मुझे 2 दिन लग जाए। देन उसके बाद हम अपना एक बैकएंड का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि होगा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी को कवर करेंगे और उसमें फिर से हम लोग बैकएंड के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, एंड कैसे उसमें हम रेस्टफुल एपीआईज का यूज़ कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इतना काम था जो उन्होंने मुझसे कहा हुआ था, मैं वो करके आप लोग को दे दूंगा। देन आप लोग को बात करनी पड़ेगी इसके आगे। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी फिर इसके आगे आपको बात करने के बाद ही आपको पता चलेगा। और एक बात जरा आप लोग मुझे बता सकते हैं, इसको मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एक मिनट।